नमस्कार साथियों, मैं नवीन शर्मा स्वागत करता हूं आपका कटारा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कटारा कंपटीशन एग्जाम पर। जैसा कि बच्चों आपको पता है, आज आपका यूपी पुलिस का मॉक टेस्ट नंबर A116 का सॉल्यूशन होने वाला है। ये पेपर आपको जिस सीक्वेंस में मिला है, जैसे मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, हिंदी, इसी सीक्वेंस में आपका ये सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो आपके जो जो क्वेश्चन डाउट हैं, आप उन क्वेश्चन को देख सकते हैं, या फिर आपको सभी क्वेश्चन देखने के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या अप्रोच होनी चाहिए, उस तरीके से भी ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल मैथमेटिक्स करने वाले हैं। पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सर क्या कह रहा है? कहता है कि किसी वस्तु को 18% लाभ पर विक्रय करने पर विक्रय मूल्य 885 रुपये है। अब वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। बेटा एक बात बताओ, सीपी का आपने 118% कर दिया, बराबर कितना आ गया भाई? 18% का लाभ है तो 885 हो गया। कितना हो गया सर? 885। अब आप क्या करेंगे? अब आप सॉल्व करेंगे, काटेंगे थोड़ा मैं मार्कर को सही कर लूं। ठीक है। अब 2 से ये 50 बार, 2 से ये 59 बार। 59 का ये है सर 15 गुना। हाँ, 59 दाम के 590, 590 में अगर आधा जोड़ दोगे तो ये 15 गुना हो जाएगा। 15 नंबर 45 बचा 4, 15 पंजे 75, नहीं 15 नंबर 135 होता है 13, 15 पंजे 75, 85 3 88 15 और 15 पंजे 75, 750 आ गया जी सीपी। क्या ये बात क्लियर है? बहुत आसान सा सवाल था, बहुत ही आसान था। बेहतरीन बच्चों, आगे बढ़ते हैं। इसे सॉल्व करना है सर हमें। ये क्या कह रहा है? ये देखो 0.53 है, 0.38 है। असल में से स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो ऐसे तो लिखेंगे 0.53, एक बार तो जोड़ दो 0.38 और एक बार घटा दो 0.53 माइनस 0.38 अपॉन में 0.53 प्लस 0.38। अब आप क्या करोगे? ये कैंसिल हो जाएगा। प्लस में क्या है? 5, ब्रैकेट के अंदर हम इसे ऐड कर सकते हैं। क्या बन जाएगा? आप मेरे को बताइए कि 5 में मल्टीप्लाई होना है 0.11 0.06 तो 0.17, हाँ या ना? ये बन गया। 0.53 से 0.38 घटाएं तो 8 और 5 13, 8 और 5 13, यहां 4 में से 3 गए तो 1, 0.15 प्लस 17 पंजे 85 तो 0.85 आपने ऐड किया, ये बन गया जी 1, ओनली 1। आंसर आ गया सर 1। ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था, अच्छा सवाल था। आगे बढ़ेंगे। एक धनराशि 7 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से दोगुनी हो जाती है, वही राशि कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी? देखो, कोई राशि दोगुनी हो गई, 1 प्लस 1 दोगुनी होने का मतलब एक प्रिंसिपल एक ऐसा ही, एक प्रिंसिपल है एक ऐसा ही है। सर साल कितने लगे? 7 साल। वही राशि कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी? अगर 4 गुनी करनी तो ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस 3 हो जाएगा। क्या बात समझे नहीं समझे? क्या हो जाएगा बेटा? 1 प्लस 3 हो जाएगा। अब आप मुझे बताओ बहुत ध्यान से कि सर यहां 1 का ब्याज ये कितना गुना है? सर 3 गुना है। कितना गुना है? 3 गुना। तो 7 का 3 गुना कितना हो जाएगा? 21 साल, 21 ईयर। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात समझ में आ रही है? बिल्कुल, 21 साल इस सवाल का राइट आंसर है। अगर यहां चौथे की बात करें, a/3 बराबर b/4, a/3 बराबर b/4 हो गया। अब इसे सॉल्व करेंगे। एक बार तो ऐसे लिख दो और एक बार लिख दो b/4 बराबर c/7। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, a/b और 3/4 बन गया, b/c, ये 4/7 बन गया। भाई 4 इधर चला जाएगा, c इधर, 3 इधर, b इधर। तो फाइनली a का मान क्या मिला हमें? 3, b का 4, b का 4, c का 7,
सर ए बी सी के मान मतलब ए का मान 3 है, बी का 4 है और सी का 7 है। बन गई बात। तो उसने हमसे पूछा बस ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में सी, ये निकालना है मान लो। तो 3, बी कितना है 4, सी कितना है 7 अपॉन में 7, 14/7 और 7 से 14 2 बार। सर आंसर आ जाएगा 2। तो इस सवाल का राइट आंसर है। क्या ये बात क्लियर है? ये रेशियो का क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। एक निश्चित राशि को 10% प्रतिवर्ष पर 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। यह 2 वर्ष के अंत में 4 वर्ष के अंत में ब्याज 400 रुपये का अंतर आता है। 2 वर्ष के अंत में और 4 वर्ष के अंत में, देखो 2 साल के अंत में 10% से कितना हो जाएगा 20%, और 4 साल के अंत में 10% से कितना हो जाएगा 40%। अगर यहां पर 20 और 40 का अंतर है तो कितना है 20%। 20% की वैल्यू कितनी है 400 कम है, कितना गुना हो गया 20 गुना। राशि बताइए 100% होता है जी प्रिंसिपल, 20 गुना करोगे तो कितनी जीरो लगाओगे 2000। बोले तो ऑप्शन डी 5 का डी इस सवाल का राइट आंसर हो गया है। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है मजदूरों के एक समूह ने एक कार्य को 30 दिनों में किया। एक्स मजदूर से 30 दिनों में कर दिया। यदि उसमें से 15 मजदूर नहीं आए तो x-15 नहीं आए और काम को 45 दिन लगे पूरा होने में, तो आराम में मजदूर कितने थे, यानी एक्स की वैल्यू कितनी थी 15 दूनी 30, 15 तिया 45, तो ये हो गया 2x इज इक्वल टू 3x, 15 तिया 45, तो x बराबर हो गया 45। x बराबर 2x इधर चला जाएगा, x बचेगा 45 इधर बचेगा, तो भैया 6 का हो जाएगा बी। क्या ये बात क्लियर है? बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 12 9 4 के अनुपात में है और HCF है 5। तीन संख्या 12 9 4 के अनुपात में, मान लो इसमें जो भी कॉमन लिया गया है वो x है। मैं अगर इनका एलसीएम लूं और x की वैल्यू कितनी है 5, क्योंकि जो कॉमन लिया जाता है वही तो HCF होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं उसे। तो सर आप क्या करेंगे 12 9 और 4 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 36x भाई 36x, और x की वैल्यू कितनी है 5, 36 पंजे 180। तो एक्चुअल में जो एलसीएम बनेगा, ये मेथड मैंने बताया था आपको 180। तो भाई 7 का हो गया डी। बहुत आसान आसान सवाल हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होनी चाहिए। कहता है दो संख्या एक 30 संख्या से 30% और 40% अधिक है। पहली है, दूसरी है, तीसरी है। तीसरी संख्या 100 है, 30% अधिक है तो 130, 40% अधिक है तो 140। बात चले आगे। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? पहली संख्या 130, दूसरी संख्या का 140, मल्टीप्लाई में 100। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है? आप 0 से 0 काटेंगे और 2 से काट दो सर 7 बार, 2 से काट दो 50 बार, 13 पंजे 65 और 7 से डिवाइड, 7 नाम 63, बचा कितना 20, 7 दूनी 14, 6, 92 सही 6/7%। ऑप्शन बी। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है सर। ए और बी प्रत्येक अपने हिस्से से 4000, ए बी और सी, ए और बी में से प्रत्येक अपने हिस्से से 4000 4000 4000 और सी 2000 रुपये प्राप्त करता है। ये हलवा सवाल है, लेकिन आपको लैंग्वेज में प्रॉब्लम आ सकती है। आपको आज बहुत बच्चों को लैंग्वेज में प्रॉब्लम आई होगी इस सवाल को करने में। तो फिर क्या हो गया सर 3 0 3 0 और 3 0, 2 से 2 बार, 2 से 2 बार और 2 से 1 बार, तो 2 2 1 बोले तो ऑप्शन ए है। 2 2 1 बोले तो ऑप्शन ए है, यानी सर 9 का आंसर ए हो जाएगा। क्या क्लियर है बात? बिल्कुल सर। देखिए ए और बी प्रत्येक ने अपने हिस्से के रूप में 4000 और सी ने 2000 रुपये प्राप्त करता है। अच्छा आंसर नहीं होगा सर ये, ध्यान से सुनो। दरअसल क्या है, उसने सी बी ए पूछा है, हमने ए बी सी लिख दिया है, तो आप रेशियो को पलट दो। हालांकि मेरी सलाह आपको यह है कि शुरू में सी बी ए लिख लो तो बेटर है,
सी कितना है 1, बी कितना है 2 और ए कितना है 2। तो 1 2 2, सी बी ए पलट गया, सीधा उल्टा हो गया। तो 1 2 2 बोले तो ऑप्शन सी मतलब 9 का जो आंसर होगा वो आपका सी होगा। ठीक है जी, आगे बढ़ें। आज से भी एक फुट कर विक्रेता ने 2 मोबाइल में से प्रत्येक को 6,000 रुपये प्रत्येक की दर से बेच दिया। 6,000 रुपये प्रत्येक की दर से बेच दिया और एक 20% के लाभ पर, एक को हुआ 20% लाभ। ठीक है, लाभ का मतलब होता है ये सीपी और ये एसपी है, तो 5 पर 1 का लाभ 6 हो गया। ठीक है सर, और पूरे लेन देन में 4% की हानि हुई। 4% की हानि का मतलब है सर 1/25, तो 25 से कितना हो गया 24। मेरे भाई एक बात समझ लो, दरअसल हुआ क्या है कि यहां पर उसने बोला 6,000 रुपये प्रत्येक की दर से बेचा, मतलब सवाल का कॉन्सेप्ट है SP1 बराबर SP2, पढ़ा होगा आपने, SP1 बराबर SP2। तो ये 5 से 6 हो गया, तो मैं ऐसा क्या रखूं कि जिसका गुणा होकर यहां 25 से 24 बन जाए। तो आप कहेंगे बहुत आसान है सर, यहां तो रखो 5, यहां रखो 4, ये डायरेक्ट रख दिया। बाकी से करने को यहां ए भी रख लो, 5 गुणा ए बराबर 25 और 6 गुणा बी बराबर 24। सॉल्व कर लो, ए और बी निकल के आ जाएंगे, तब परसेंट निकाल दो। बाकी जो बच्चे बहुत अच्छे प्रैक्टिस पर होंगे उन्हें तो रटा हुआ होगा कि 20% की लाभ और 20% की हानि पर SP1 बराबर SP2 कंडीशन बेचा जाता है, तो 4% की हानि होती थी, तो डायरेक्ट ही 20% लगा देंगे। बाकी आप सॉल्व करना चाहो तो 5 से 4 कितना 1, सर 1 का लॉस 5 पर और मल्टीप्लाई हो गया 100, तो ये हो गया सर 20%। 20%, 1/5 तो भाई 20% होता है ना, बोले तो ऑप्शन ए है सर। क्या है? ए है। आगे बढ़े। निम्नलिखित विस्तारित रूप में दी गई संख्याओं को सरल रूप क्या है? सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन एक तरीके से। अब आपको सिंप्लीफाई करना है, बस आपको एक बात थोड़ी सी यहाँ पर समझनी होगी। इस पूरे में 10-10 कॉमन आ जाएगा, 10 कॉमन ले लोगे तो 5.05 गुणा 10 की पावर 3 प्लस 8 गुणा 10 की पावर 2 प्लस 4। कोई प्रॉब्लम है जी? नहीं, ये 10 आया। अब यहां पर क्या करेंगे, 10 की क्यूब है तो ये हो जाएगा 1000। 1000 गुणा करेंगे तो 5050 50-50 हो जाएगा। बहुत सिंपल है, क्योंकि 100 का गुणा होगा तो पॉइंट हट ही जाएगा, क्यूब है तो एक जीरो लग जाएगी। प्लस ये हो गया सर 800 और ये कितना है 4, तो 10 तो गुणा में लास्ट में कर ही देंगे, कर देंगे। 550 और 800 कितना हो गया 5850, 5854 आ गया, चारों जुड़ गया, एक जीरो लगा दो तो कितना बन गया 58,540। 58,540 11 का डी इस सवाल का आंसर हो जाएगा। 11 का डी 58,540। क्या बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से दोगुनी है, लंबाई इसकी चौड़ाई से दोगुनी है, तो एक से कितनी हो गई सर 2 हो गई। बहुत अच्छी बात है सर। अगर यहां ये x है और ये भी x है, परिधि 360 है, परिधि का मतलब परिमाप होता है, आयत है तो परिमाप परिधि कुछ भी बोल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होती, एग्जाम में इस तरीके से लैंग्वेज आती है। परिधि परिमाप एक ही सेंस रहता है, बस परिधि हम वृत्त में बोलते थे, परिमाप हम आयत और वर्ग में बोलते हैं, या चतुर्भुज में बोलते हैं, ट्रायंगल में बोलते हैं, इस तरीके से। तो मैंने आपको बोला कि सर 2l + b बराबर है 360, तो 2 से कितने बार कट गया 180 बार, तो l का मान है 2x और b का मान है 1x, तो ये कितना हो गया 2 1 3 3x बराबर 180 हो गया। 3 से 60 बार x बराबर 60 आ जाएगा। अगर x बराबर 60 है तो ये हो जाएगा 120 और ये 60 है तो ये हो जाएगा 60। आपको यहां पर क्या निकालना है? एरिया। एरिया होगा लंबाई गुणा चौड़ाई। 12 छिक्के 72, 7200। ऑप्शन ए 12 का ए हो गया। क्या क्लियर है? बिल्कुल। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई के वाले एक बेलनाकार कंटेनर की सामग्री को 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोलाकार कप में डाला जाता है, तो अर्धगोलाकार कप के कितने प्रतिशत
प्रतिशत का पता लगाइए जो अभी भी भरा हुआ नहीं है, खाली रह गया है। एक बात समझिए, उसने बोला अर्धगोलाकार कप के प्रतिशत का पता लगाइए, तो अर्धगोला की बात हो रही है, तो उसी से कंपैरिजन होगा जी। तो आप मुझे बेलन का आयतन बताओ, क्या किसकी बात हो रही है? 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलनाकार कंटेनर की सामग्री। जब सामग्री की बात हो रही है, उसमें मटेरियल की बात हो रही है, तो वॉल्यूम की बात हो रही है। और अगर वॉल्यूम की बात हो रही है तो सर बेलन का वॉल्यूम क्या होगा? यानी जो वॉल्यूम है वो किसका? सिलेंडर का। तो या वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अगर हम निकालें तो क्या बन रहा है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बन रहा है सर पाई आर स्क्वायर 3 गुणा 3 गुणा 4, तो 3 3 9 चौका 36 पाई बन गया सर, 36 पाई। ठीक है सर। अब हम बात करते हैं अर्धगोला की। अगर हम बात करें वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर की बात करें सर, अगर हेमीस्फीयर अर्धगोलाकार है तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सर 2/3 पाई आर की क्यूब। अब ये कह रहा है 6 से त्रिज्या के, 6 गुणा 6 गुणा 6, तो यहां से क्या होगा सर? 3 से कितने बार? 2 बार। 6 छक्के 36 दूनी 72 दूनी 144, 144 पाई। मैं कह रहा हूं एक बात समझ लो, यहां से यहां कितना खाली रह गया? क्योंकि इसमें तो 144 भरा जाना था, भरा गया 36 तो 144 में 36 घटा दो, 108 पाई खाली रह गया है सर। 108 पाई बट्टे में 144 पाई और गुणे में 100, क्योंकि 144 पाई में से खाली रह गया है। आप सोच रहे होंगे पाई का गुणा, भाई पाई के गुणा की जरूरत ही नहीं है हमको, क्यों करें हम गुणा? खामखा टाइम लगेगा, करो इसे सोल्व। पाई से पाई कट ही जाएगा, लो पाई से पाई कट गया। 36 दिया 108 होता है, 36 दूनी 72 दूनी 144, 4 बार कटता है, 4 से 25 बार और 25 से 75 टाइम्स। इस सवाल का आंसर 75% है सर, ऑप्शन सी। सर 13 का जो आंसर रहेगा वो सी रहेगा, 13 का जो आंसर रहेगा वो सी। आगे बढ़ते हैं। 8 लीटर पानी रखने के लिए किसी घन की भुजा फलक है। सवाल सिर्फ एक लाइन का है मतलब एक लाइन भी नहीं, आधी लाइन है, लेकिन बहुत कॉन्सेप्चुअल है। हर बच्चे से आज होगा नहीं ये सवाल, देखने में आधा लाइन का है, क्योंकि बच्चे को नहीं पता कि 1000 घन सेंटीमीटर बराबर होता है 1000 लीटर मतलब 1000 सेंटीमीटर क्यूब, चाहो तो ऐसे इंग्लिश में लिख लो, तुम्हारा मन कर रहा हो, सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। उसमें बोला 8 लीटर पानी रखना है। 1000, ओहो 1000 लीटर नहीं है भाई, ये 1 लीटर है, गलत लिख दिया, 1 लीटर। लेकिन हमारे पास है कितना? आप कहोगे बहुत सिंपल सर, 8 लीटर, मतलब 8 गुना, तो वॉल्यूम बना 8 गुना कर दोगे सर 8000 घन सेंटीमीटर, ये बन गया सर। तो अब आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए सर भुजा, तो वॉल्यूम होता है ए का क्यूब बराबर है 8000, तो ए बराबर हो गया सर 20। क्या ये बात क्लियर है? फिर भी आंसर क्या होगा? डी होगा। तो 14 का जो आंसर है वो डी है। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। ओहो सवाल बहुत मजेदार है भाई, जो अच्छा होशियार माना जाएगा। क्यों? आओ देखो, मैंने आपसे बोला कि एक वस्तु को 140 सेंटीमीटर में बेचने पर एक व्यक्ति को विक्रय मूल्य के, किसके? विक्रय मूल्य के, विक्रय मूल्य के 1/7 के हानि होती है। देखो एक बात बताओ, हानि हो रही है विक्रय मूल्य के, तो 7 क्या है? एसपी, और 1 क्या है? लॉस। सीपी होता है, ये एसपी होता है। यहां जब सीपी एसपी 7 है तो सीपी 8 रहा होगा, तभी 1 का लॉस होगा। और 7 की बेटा वैल्यू जो है, 7 की वैल्यू 140 जो कटेगी नहीं, तो मुझे क्या निकालना है? सीपी। तो मैं कहूंगा कि 144 जो वैल्यू है सर वो है 7 की। ओहो हो, किसकी है? मैं सीपी निकाल रहा हूं, 140 जो वैल्यू है वो है 7 की, और मुझे निकालनी 8 की, मल्टीप्लाई कर दिया। इधर मैं एसपी की बात करूं तो 168 है, 168 रुपए में बेचने पर लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। तो आप कहेंगे क्या कहेंगे? आप कॉमन लेंगे, 8 से एक बार, 8 दूनी 16 और 21 बार, 21 168 होता है।
और क्या कॉमन लेंगे आप? 3, 3 चौका 12, 2 और 3 अट्ठे 24, 3 सत्ते 21। सर सीपी बन गया 48 रेशियो में, एसपी बन गया 49। 48 से 49, ध्यान रखना जिसकी वैल्यू दे रखी होती है उससे डिवाइड करते हैं, जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो एसपी की वैल्यू जो सीपी की वैल्यू है वो इतनी बन गई 48 और एसपी की बन गई 49 यूनिट में। तो हमें 1 का लाभ हुआ 48 पर और मल्टीप्लाई 100। सॉल्व करें सर, करना तो पड़ेगा। 4 से कितने बार? 12 बार। 4 से कितने बार? 25 बार। और 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और बचा 1। 2 सही 1/12%, या 2 पॉइंट कुछ आएगा जो कि इस ऑप्शन में नहीं है। तो आंसर है जी नन ऑफ दीज। 15 का डी। मुझे पता है तुम्हें इसने परेशान किया होगा, तुम ढूंढ रहे होगे आंसर, और नन ऑफ दीज आंसर है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। 360 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 140 मीटर लंबे पुल को पार कर रही है, तो कुल दूरी कितनी होगी, कुल डिस्टेंस? तो आप कहेंगे सर 0, 4 4 10 की 0 बचा 1, 3 और 1 4 और 1, 3 और 1 4, 1 सेकंड और 5, यही कह लो 360, 400 और 100, 500। अगर यहां 500 मीटर 500 मीटर लंबाई डिस्टेंस को 45 किलोमीटर पर आवर से 5/18 से 5/18 मीटर पर सेकंड, इसे सॉल्व करें। अब किससे डिवाइड करेंगे? 5 से कितने बार? 100 बार। 9 पंजे 45 और 9 दूनी 18, 5 से 20, मीटर से मीटर, और 20 दूनी 40, 40 सेकंड। बोले तो ऑप्शन ए इस सवाल का राइट आंसर है। क्या बात समझे? नहीं समझे? समझ गए तो छाप लो। आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति एक कार्य को 5 दिनों में पूरा करता है, लेकिन अपने पुत्र की सहायता से वह 3 दिन पूरा करता है। एक व्यक्ति है, कोई फादर साहब है, 5 दिन में पूरा कर देते हैं, ठीक है। अपने पुत्र की सहायता से, तो फादर और सन मिलकर कर देंगे 3 दिन में। 5 और 3 का एलसीएम क्या आ गया? 15। 3 से 5 बार, 5 से 3 बार। बहुत सुंदर, अच्छी बात है। बताइए उसका पुत्र अकेला उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा? उसका पुत्र, बेटा फादर की 3 है और फादर और बेटे की 5 है, तो पुत्र की कितनी हुई? 2। 5 एफिशिएंसी है ना, पिता की 3 एफिशिएंसी एफ की, एफ प्लस एस 5 है, तो एफ की 3 रख दी, तो तभी तो 3 और 2 मिला के 5 होंगे, तो एस की हो गई 2। तो उसका पुत्र अकेला 15 काम को 2 से करे, तो 7 सही 1/2 दिन। बोले तो ऑप्शन सी इस सवाल का राइट आंसर होगा। कृष्णा ने 10 रुपए प्रत्येक की दर से 100 पेंसिलें खरीदी, 20% की छूट देने के बाद उन्हें 12 रुपए प्रत्येक की दर से बेच दिया। यदि उसने कोई छूट नहीं दी होती तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। देखो 10 रुपए प्रत्येक की दर से 100 पेंसिलें खरीदें, बहुत सीधी बात है, ज्यादा टेंशन ही मत लो। 10 रुपए प्रत्येक की दर से खरीदी है और 12 रुपए प्रत्येक की दर से बेचा है 20% की छूट पर, तो 20% का मतलब होता है 1/5। तो एमआरपी से एसपी पर जाओगे तो 5 पर 1 की छूट दोगे, कितना हो जाएगा? 4। ठीक है सर। अब उसने ये बोला कि 12 रुपए की दर से, तो 4 की वैल्यू कितनी हो गई? 12, क्योंकि बेचा है ना डिस्काउंट के साथ 3 गुना, तो 5 का 3 गुना 15। एमआरपी, सीपी कितना है? सीपी हमारा है 10 रुपए प्रत्येक की दर से खरीदी थी। अगर 10 की वस्तु 15 में बेच दी जाए बिना डिस्काउंट के, उसमें कोई छूट नहीं दी होती, तो बहुत सीधी बात 5 का प्रॉफिट 10 पर मल्टीप्लाई 100, 50%। क्या समझे? तो भैया 18 का आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ो। पी और क्यू चलने की दर अनुपात जो है, पी और क्यू की बात कर रहे हैं, वो है 4:7। चलने की दर का मतलब है स्पीड, सेम डिस्टेंस में टाइम हो जाएगा 7:4,
यदि एक दूरी को तय करने के लिए पी द्वारा लिए गए समय का वाला समय 56 मिनट है तो क्यू द्वारा बताओ। आप मुझे बताओ पी द्वारा कितना है? 56 मिनट, 7 अट्ठे 56, 4 अट्ठे 32, बात खत्म। भाई पी को अगर 56 मिनट लगते हैं, पी द्वारा लिया जाने वाला समय 56 है, तो उसी दूरी को तय करने के लिए क्यू द्वारा लिया गया समय 8 चौका 32 मिनट। ऑप्शन सी क्लियर है। कह रहा है कि नीचे दिए गए रेखा चित्र का अध्ययन कर उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है। राज्यों ए बी सी डी ई व एफ से प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 1000 में बताओ। एक बात बताओ, राज्यों ए बी सी डी ये प्रतियोगी भाग लेने वाले संख्या 1000 में बताओ, मत ये निर्देश था। आगे बढ़ते हैं। ये रहा सवाल, किस राज्य में सबसे ज्यादा अभ्यर्थियों ने परीक्षा में भाग लिया? अरे बहुत सिंपल, 170। बोले तो कौन सा है? डी। भैया राज्य डी है लेकिन ऑप्शन सी है। कई बार ऐसे ऑप्शन गलत हो जाते हैं। राज्य डी है, ऑप्शन सी है क्वेश्चन नंबर 20 का। क्या आप इस बात को समझ पाए? चलिए अब ध्यान देना, ये बस बात। एक मिनट, क्या कह रहा था मैं आपसे? ये जो है ना 1000 में दे रखी है संख्या, इस वजह से भी आपसे गलती हो सकती है अगर ये बात आपने नहीं पढ़ी होगी तो। ये हो ही गया है 20वां। 21 को करते हैं। राज्य सी से प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या राज्य सी से 150 है। राज्य सी से प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की संख्या राज्य बी से प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने राज्य बी से 135 लेने वाले अभ्यर्थियों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है? भाई कितनी अधिक है? 15 अधिक है। 15 अधिक है 135 पर, 135 से। भाई जिससे अधिक है वही तो कंपैरिजन में नीचे आएगा। जिससे कंपैरिजन होता है वो नीचे आता है परसेंटेज निकालने के दौरान। 15 में 135, 1/9 का मतलब होता है 11 सही, 1/9 या 11.11%। 11.11%। क्या ये बात समझे? बोले तो ऑप्शन ई। चलें आगे। सभी राज्यों में मिलाकर परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की औसत संख्या क्या है? सभी राज्यों में मिलाकर जोड़ने पड़ेंगे हमें। देखो 0 5 5 5 10 और 5 15, बचा 1। यहां लिख दें? चलो यहां लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं, थोड़ी जगह तो है। बचा 1। 6 और 1 7 और 5 12 और 7 19, 19 और 5 24 और 3 27 और 1 28। क्या बचा? 2 और 1 3, 3 और 1 4 और 1 5 और 1 6 और 1 7 और 1 8। कितने हैं जी? एफ तक है यानी 6। 6 से भाग कर दो। 6 से भाग करोगे 6 1 6, बचा कितना? 2। 28, 6 चौका 24, बचा कितना? 4 45, 6 7 42। अब यहां 6 7 147 वाला यही बन रहा है। 147 5 बार हो जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। लेकिन 1000 में पूछी है तो तुम 1000 का यहां गुणा कर दो। 1000 का गुणा कर दो। जब 1000 गुणा कर दोगे तो 1 0 तो खत्म, डेसिमल खा गया, 2 0 और 1,47,500। बोले तो ऑप्शन ए। 1,47,500 बोले तो ऑप्शन ए। क्लियर है जी? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है निम्न पाई चार्ट 7 अलग अलग बैंकों में से प्रत्येक द्वारा दिए गए ऋण की धनराशि को इन 7 बैंकों द्वारा एक साथ दिए गए कुल ऋण के प्रतिशत के रूप में दर्शाता है। खंड यानी सेक्टर B2 द्वारा बनाया गया कोण कितना होगा? B2 मतलब 70%। बेटा एक बात समझो, ये हमेशा मिलाकर 100% होता है। अगर नहीं दे रखा है तो एग्जामिनर की गलती है। परसेंट में तो 100 होता है और डिग्री में 360 डिग्री होता है। तो 100% बराबर 360 डिग्री है, तो 1% बराबर कितना है? 360/100। आपको वैल्यू निकालनी है सर 17% की। 17 गुणा कर दो, आंसर डिग्री में आ जाएगा। आप इसे सॉल्व करने जाओगे, करोगे सर 0 से 0, 17 पंजे 85, 17 छिक्के 102, बचा कितना? 10। 17 51 और 10 61,
10 से भाग लगाओगे 61.2, 61.2 डिग्री, ऑप्शन सी। सर 23 का सी आंसर हो जाएगा, बहुत सिंपल सी बात ये है, 61.2 डिग्री। आगे बढ़ेंगे। रमेश और सुरेश हैं दो लोग, और उनकी आय का अनुपात कितना है? 5:7 है सर, बहुत अच्छी बात है। उनके व्यय का अनुपात कितना है? 1:2 है। यदि उनमें से प्रत्येक 15,000 रुपये की बचत करता है, उनमें से प्रत्येक 15,000 रुपये की बचत करता है, तो एक बात बताओ, आय में से व्यय घटाएंगे। असल में क्या है, कुछ गड़बड़ है यहाँ, एक का अंतर है यहाँ 2 का। तो डिफरेंस जब तक इक्वल नहीं होंगे तो ये वाले डिफरेंस, जैसे यहाँ देखो 5 आ रहा है या 4 आ रहा है, तो डिफरेंस बराबर करो। ये तो रहेगा 5/7 आर और एस, लेकिन ये हो जाएगा 2 का गुणा नीचे हो जाएगा, यहां कर दो 1 का और यहां कर दो 2 का, ये है तरीका। तो 2 से 4, तो कुल मिला के बात यहां पर ये है कि ये 3 बचत करता है, ये 3, और जब जब 3 करता है तब तो करता है 15,000, 3 पंजे 15, 5,000 गुना। उसने बोला सुरेश की आय कितनी है? सुरेश की आय 5,000 गुना कर दो, 7 पंजे 35, 35,000। ऑप्शन डी। सर ऑप्शन डी इस सवाल का राइट आंसर है। क्या बात समझ पाए? बहुत बढ़िया। 24 का सर हमारे पास डी है। क्लियर है जी? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सवाल करिए। आइए सर, निम्न बार चार्ट 5 अलग अलग पारियों में एक बल्लेबाज द्वारा बनाए गए रन और खेली गई गेंदों को दर्शाता है। स्ट्राइक रेट जो है वो बनाए गए रनों को खेली गई गेंदों से भाग कर दो। बनाए गए रन अपॉन में खेली गई गेंद मल्टीप्लाई 100 है। अब 12 और 15 के स्ट्राइक रेट में कितना अंतर है, ये पूछा गया है। क्या पूछा गया है सर? 12 और 15 के स्ट्राइक रेट में कितना अंतर है। बनाए गए रन कितने हैं? 88। बनाए गए रन कितने? 88। और खेली गई गेंद कलर्ड वाली 42। भाई खेली गई गेंद, खेली गई गेंद 42। ये तो रहा 12, लेकिन ये 12 का नहीं ना, हमें तो 12 और 15 की बात हो करनी है। 12 तो ये रहा, 102 को भाग कर दो 66 से, और अंतर बताना ही है। और सर फिर बोला 15, 15 ये रहा, 56 को भाग कर दो 44 से। अब क्या करोगे सर? यहां आप 4 से 11 बार काट दो, 4 से 14 बार। यहां सर 6 से 11 बार काट दो, और यहां 6 से कितने बार? 7 छिक्के 102। हाँ या ना? ठीक है। अब 17 में से 14 घटा दो, हर समान है। 17 में से 14 गए तो 3 बचा। क्या बचा? 3। क्या गड़बड़ हो रही है? अच्छा गुणा 100 भी तो होगा, गुणा 100 कर दो। यहां माइनस, यहां भी गुणा 100 करना है। तो कुल मिला के 17 में से 14 गए तो 3, तो 300 बट्टे क्या बन गया? डिफरेंस 11। 11 दूनी 22, बचा कितना? 8 80। 11 7 77, बचा कितना? 3 30। 11 दूनी 22, तो 27.27 ये आएगा इनका स्ट्राइक रेट। बोले तो ऑप्शन सी। क्या ये बात क्लियर है? आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, और आपका मैथ्स का पार्ट खत्म हो चुका है। ठीक है तो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद प्यारे साथियों, राधे राधे भाई सभी के लिए। स्टार्ट करते हैं बेटा ये पुलिस का फुल मॉक टेस्ट सॉल्यूशन। बहुत शानदार तरीके से सॉल्यूशन रहने वाला है, तो आप जल्दी से अपने अपनी जो कमी आपके अंदर चल रही है उन पर काम कर लेंगे और देख लेंगे कहाँ कहाँ आप गलती कर रहे हो। जैसे पहला प्रश्न आ गया तुम्हारा स्टेटमेंट और कोर्स ऑफ एक्शन से। कई लोगों ने अपने आय का रिटर्न के रिफंड मिलने में देरी संबंध में वित्त मंत्रालय से शिकायत की है। जहां बेटा कार्रवाई की बात आती है वहां हम ऐसा पॉजिटिव निष्कर्ष को सही मानते हैं जहां पर क्या होगी, जो समस्या उसका समाधान होता हुआ हमें दिखना चाहिए। वित्त मंत्रालय को आयकर रिफंड में देरी के संबंध में प्राप्त शिकायतों की जांच करानी चाहिए। बात तो करेक्ट है, पहले क्लियर तो होना चाहिए कि हाँ ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है। जहां टीम की बात आती है, जहां कमेटी या ग्रुप की बात आती है, पॉजिटिव ले आता है, हमेशा सही होता है, चाहे किसी भी टॉपिक की बात क्यों ना हो। वित्त मंत्रालय को देरी की अवधि के लिए आयकर दाताओं को उनके रिफंड
रिफंड पर ब्याज का भुगतान करके मुआवजा, बिल्कुल ये भी बात सही है। जिसके साथ में जो समस्या हुई है उसको कुछ तो फायदा मिलना चाहिए, तो ये भी एक्शन हमारा क्या है, पॉजिटिव है। दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं, करेक्ट हो जाते हैं। राइट आंसर क्या लगेगा भाई, इसका ऑप्शन नंबर सी लग जाता है इसका राइट आंसर। दोनों के दोनों ही क्या है, अनुसरण करते हैं, सर राइट आंसर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इन्हें बताना है तीन एक जैसे हैं और एक अलग है, अलग बताना है। एम से एन सर प्लस का बने, बी से सी प्लस बने, डब्ल्यू से एक्स प्लस बने, जे से जो एल है ये प्लस का 2 है। तो आप देख रहे हैं कि यहां तो प्लस 2 है, बाकी सब में क्या है, प्लस का बने। बाकी टी से यू प्लस 1, यू से बी प्लस 1 है, आर से एस प्लस 1 है, जी से आई प्लस 2 है। तो राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाता है। ये वाले क्वेश्चन देखो कांस्टेबल में, यूपीएसआई में खूब आते हैं, जहां पर एनालॉजी और क्लासिफिकेशन के लॉजिक लगे होते हैं। देखो भाई यहां भी देख लेता हूं मैं, तो W से बेटा V आया माइनस का 2 है, E से C माइनस का 2 है, O से M आया माइनस का 2 है, S से R माइनस का 1 है। तो देखो यहां भी क्या हो रहा है भाई, बी ऑप्शन हमारा माइनस का 1 है। तो इन प्रश्नों की तो स्पीड आपकी बहुत तेज होनी चाहिए, क्वेश्चन को देखते ही आप कर पाएंगे। हाँ सर, यहां देखो माइनस का 1, यहां माइनस 1 है, L से K और Q से P आ रहा है, वहां तो ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर से स्टेटमेंट का है, कारण ये दे रखा है तुम्हें और इसका ये प्रभाव दे रखा है, आपको बताना है इसकी वजह से इनमें से कौन सा हो सकता है। कारण हमारा ये है, क्या है सर, ये रहा, शहर एक्स में कल हुई भारी बारिश के कारण रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे सहित कई क्षेत्रों में क्या हो गया भाई, बाढ़ की स्थिति बन गई है। अब ये समस्या बन गई है। अब आप देखेंगे इसका प्रभाव क्या क्या देखने को मिलेगा। रेलवे ने आज सुबह शहर एक्स से शुरू होने वाली 3 ट्रेनों के प्रस्थान में देरी कर दी की घोषणा की है। तो इसकी वजह से ऐसा हुआ है, ये प्रभाव है, संभावित प्रभाव होता है, यहां लिखा होता है संभावित प्रभाव, ठीक है, ऐसा नहीं कि 100% ही हो, संभावना हो वो सही होता है। कल शाम कई उड़ानें शहर एक्स के हवाई अड्डे पर उतरने में असमर्थ रहीं, यही बात सही है भाई, पानी भर गया तो कैसे आप लैंडिंग कराएंगे। वित्त मंत्रालय ने टैक्स रिटर्न दाखिल करने की तारीख 1 महीने बढ़ा दी है। तो बारिश से टैक्स का कोई कनेक्शन दूर तक नहीं लगता है, तो इसका क्या है, ये तो रीजन है, इसके प्रभाव फर्स्ट और सेकंड है, दोनों संभावित। तो फर्स्ट एंड सेकंड संभावित प्रभाव है। राइट आंसर क्या लगेगा भाई, ऑप्शन नंबर सी लग जाएगा इसका करेक्टली आंसर। समझ गए। अगला है भाई, देखो आप देख रहे हैं 10 से 60 आया इंटू 6 है, 40 से इंटू 6 है, 30 से 90 आया इंटू 3 है और यहां इंटू 6 है। तो 3 में तो बेटा कितने का मल्टीप्लाई है, 6 का, और 1 में कितने का, 3 का। तो हमारा अलग आंसर यही हो जाएगा। अब देखते हैं यहां पर मेज और कुर्सी। देखो भाई मेज और कुर्सी डायरेक्ट है, बिना मर्ज किए, पहला वाला राइट है। मेज और गाय, देखो भाई मेज यहां है, गाय यहां, और गाय नेगेटिव में चाहिए, यहां पॉजिटिव, गलत है दूसरा। कुर्सी और गाय भाई नेगेटिव है और यहां चाहिए पॉजिटिव, सर गलत है। मेज और गाय, भाई मेज यहां, गाय यहां, कुर्सी से कुर्सी कैंसिल, लेकिन मेज पर वैल्यू 100 नहीं और यहां मांग रहा है वैल्यू 100, ये भी गलत है। तो अब आप आंसर लगा रहे होंगे ओनली फर्स्ट, लेकिन बेटा यहां पर सब्जेक्ट प्रेडिकेट मैच हो रहे हैं और एक पॉजिटिव नेगेटिव भी है, तो एक बार आइदर और चेक कर लेते हैं, ठीक है। क्या लगाते हैं, आइदर और को। तो देखो भाई मेज गाय कहां, ये रहे मेज गाय, सर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट समान है और एक सम है तो एक नो है, तो इन दोनों बन जाता है आइदर और का केस। कब चेक करना होता है, लास्ट टाइम पर, बिल्कुल लास्ट में। तो फर्स्ट वाला तो करेक्ट है ही है, लेकिन सेकंड और फोर्थ में लगेगा आइदर और। निष्कर्ष सेकंड या तो थर्ड, ये तो गलत है भाई, निष्कर्ष सेकंड और, अच्छा ये और के बाद लिखा हुआ है, सही है, यही सही है। कंक्लूजन फर्स्ट एंड आइदर, कंक्लूजन सेकंड और फोर्थ आपका करेक्ट है। इसका राइट आंसर बेटा ऑप्शन नंबर ए लगेगा। तो इनमें क्या बनना है, आइदर और का केस बनेगा, तो राइट आंसर क्या लगेगा इसका बेटा, ऑप्शन नंबर ए लग जाएगा। अब देखो जहां पर कई संख्याएं हों और छोटे छोटे नंबर हों, तो आप ऐसे कर रहे होंगे, प्लस का 2 माइनस का +2 किया, यहां +1 किया था पहले, +2 किया, -4 किया, लॉजिक नहीं बना सर। इसका यहां बनाया, प्लस का 3 है, यहां नहीं बना। एक नंबर और छोड़ो भाई, प्लस का 2 है, 2 नंबर गैप करके प्लस का 2 है, 2 नंबर गैप करके यहां +2 करके 8 आएगा, लेकिन पूछा उससे पहले है। 3 से 5 प्लस का 2 है, 5 से 7 +2 है, इससे आगे पूछा वो +2। 5 से बेटा 9 आया, प्लस का कितना है 4, तो 9 और 4 कितना होता है 13, तो यहां राइट आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन नंबर ए आएगा। तो 2-2 का गैप है यहां बीच में, यानी तीसरे नंबर पर पहुंचना है तुम्हें। अब देखो भाई यहां पर क्या पूछा है, जो पूर्ण करेगा, जे से एल +2 +3 +4, अब आएगा +5, 5 जोड़ेंगे बेटा क्या आएगा 24, यानी x आएगा, और x आएगा तो अपने साथ 2 ले जाएगा। ई से एच आया बेटा प्लस का 3 +4 +5, अब आएगा प्लस का 6,
17 और 6 23 और 23 पर क्या आता है W। करेक्ट आंसर क्या आएगा भाई X और W। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है राइट हमारा आंसर। अगले की बात करते हैं। C से F आया प्लस का 3 प्लस 3 आगे क्या आएगा भाई L प्लस का 3 करके। अगला देखा मैंने A से D प्लस 3 प्लस 3 तो आगे कितना आएगा भाई J आएगा। L से J सर L के बाद में J देखा तो एक ही ऑप्शन में D में, और चाहो चेक कर सकते हैं प्लस का 3 होता जा रहा है। अगले की बात करते हैं। माधव एक नियत स्थान से साउथ में जाता है, मान लेते हैं यहां से स्टार्ट करता है, 12 जाता है, दाएं मुड़ता है 3, फिर दाएं मुड़ता है 8 और अंत में दाएं मुड़ करके 6। अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है बेटा? ये दोनों कैंसिल हो गया और ये दोनों कैंसिल हो गया। 4 और 3 का कितना होता है भाई? ट्रिपलेट 5। करेक्ट आंसर बेटा कितना आएगा? 5 आ जाएगा। अगला है विद्युत उत्पादन के अन्य तरीकों की तुलना जल विद्युत हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहा है, एक स्वच्छ और हरित ऊर्जा है। यानी विद्युत जहां से आप उत्पादन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, उनमें ज्यादा अच्छा क्या है कि जल से जो विद्युत उत्पन्न होती है वो ज्यादा बेटर बताया गया है कथन के अंदर, कि जल से अगर आप विद्युत उत्पन्न करते हैं तो वो ज्यादा बेटर है, ज्यादा अच्छा है। अब देखते हैं भाई इसके पीछे तर्क। जल विद्युत संयंत्रों में लगभग 0 CO2 उत्सर्जक होता है। हाँ तभी तो इसको ज्यादा बेटर भाई बेटर बोला है ना, तो उसके बारे में पॉजिटिव बोला है, तो पॉजिटिव बोला है, कुछ तो उसमें सही चीज रही होगी, तो सही चीज उसमें यही रही होगी, इसलिए इसका बोला है। जल विद्युत परियोजनाएं बहुत अधिक मात्रा में जल के अंदर प्लावित होती हैं, जिससे स्थानीय वनस्पति और प्राणी जात प्रभावित होते हैं। तो यहां पर ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। इसका राइट आंसर क्या बन जाता है भाई? ओनली फर्स्ट वाला हमारा करेक्टली आंसर बन जाता है। तो इसका लगाएंगे फर्स्ट, और फर्स्ट का मींस कहां है भाई? फर्स्ट कहां दे रखा है हमें? फर्स्ट दे रखा है। अच्छा यहाँ सेकंड इंग्लिश में लिखा है, तो फर्स्ट सेकंड वीक ने, अच्छा दोनों वीक दे रखे हैं, और यहाँ पर क्या दे रखा है? फर्स्ट कथन दुर्बल है जबकि फर्स्ट प्रबल है। तो यहाँ हो जाएगा बेटा फर्स्ट सेकंड दोनों ही प्रबल हैं। ये तो ऑप्शन गलत है भाई, यहां दे रखा है सेकंड कथन दुर्बल है जबकि फर्स्ट प्रबल है। हाँ डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा भाई? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा लाल? डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। अगले की बात करते हैं। पृथ्वी बेटा एक्सिस पर घूमती है और घूर्णन करती है, तो नाभि पर क्या करता है भाई? पहिया करता है, सीधी बात है। उसका जो सेंटर होता है उसको एक तरीके से बोला जाता है। तो कार का तो होता नहीं ना, घड़ी का होता है। टायर एक बाहर का पार्ट है, व्हील यानी कंप्लीट होता है, तो कंप्लीट की बात कर रहा है ये। अगले की बात करते हैं। ई से जी प्लस का 2 है, तो ए में +2 करके सी आएगा, सब में दे रखा है। यू से एस है, -2 लास्ट वाले में क्या है भाई? -2 है, तो वाई से -2 करेंगे तो कितना आएगा भाई? डी तो आएगा नहीं, नहीं एक्स आएगा, डब्ल्यू आएगा। और चेक कर लेता हूं मैं, -2 यहां है, जेड से -2 करेंगे, ठीक है सर। एफ से +2 है, तो बी से डी +2 है, राइट आंसर डी ऑप्शन ही आ रहा है भाई इसका। तो अगले की बात कर लेता हूं मैं। स्टेटमेंट ये, मैनी स्टूडेंट हैव डेवलप्ड ए हैबिट ऑफ प्लेइंग मोबाइल गेम्स। आप जानते हैं सभी के अंदर क्या है? मोबाइल गेम खेलने की आदत पड़ जाती है। एंड एज ए रिजल्ट दे परफॉर्म्स पुअरली इन देयर स्टडीज, और उनका रिजल्ट क्या हो रहा है? बहुत ही गिरता हुआ जा रहा है, बेकार हो रहा है। अब देखते हैं इसके लिए अनुमान लगाते हैं क्या है। कई विद्यार्थियों को मोबाइल गेम्स खेलने की आदत पड़ गई है, इसी कारण वे खराब शैक्षिक प्रदर्शन करते हैं। तो कई विद्यार्थी मोबाइल गेम्स के कारण पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे। देखो यहाँ कई बोला है, अधिक बोला होता, सभी बोला होता, गलत हो जाता, लेकिन यहाँ बिल्कुल बात करेक्ट की गई है, सही है। केवल मोबाइल गेम्स के कारण ही आप देख रहे हैं ना विद्यार्थी परीक्षा में अनुत्तीर्ण होते हैं, ये लॉजिक गलत है भाई। हाँ मैक्सिमम होते हैं, अधिकतर होते हैं तो सही है, लेकिन केवल एक ही रीजन बता दिया, गलत हो जाएगा। स्टडी फेल इन एग्जामिनेशन श्योरली बिकॉज ऑफ ओनली मोबाइल गेम्स, ये वाला गलत है, राइट आंसर फर्स्ट वाला है। और फर्स्ट वाला अगर करेक्ट है तो इसका राइट आंसर लगेगा बेटा सी ऑप्शन। अगला दे रखा है, यहां भी स्टेटमेंट हमें दे रखा है। स्टेटमेंट क्या है? यदि खेल कूद को अधिक प्रोत्साहन, यानी इफ स्पोर्ट्स आर एनकरेज्ड मोर इंडियन विल विन मोर गोल्ड मेडल्स इन ओलंपिक कंपटीशन। यदि खेल कूद को अधिक प्रोत्साहन दिया जाए तो भारतीय ओलंपिक प्रतियोगिताओं में अधिक स्वर्ण पदक जीत लेंगे। अगर आप ज्यादा उन्हें एनकरेज करते हैं तो वो ज्यादा गोल्ड मेडल जीत सकते हैं। भारतीय स्वर्ण पदक नहीं जीतते ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, कम जीतते हैं इतना तो दे रखा ना उसमें। खेल कूद के क्षेत्र में प्रोत्साहन से निष्पादकता में सुधार आएगा, ये बात सही है। अगर आप उन्हें इंसेंटिव इन द फील्ड द स्पोर्ट विल इंप्रूव परफॉर्मेंस, ये बात करेक्ट है, यही बोला गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका भाई? सेकंड वाला हो जाएगा, यही उसमें बोला गया, करेक्ट आंसर बी ऑप्शन।
इनमें आपको बताना है चारों में से अलग क्या। भाई काउंटिंग कर लेते हैं हम तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर है? तो अलग बताना है, लगा दो भाई डी फॉर डिफ्यूजर। ठीक है, अगले की बात करते हैं। आप सीधे पूर्व की तरफ जा रहे हैं, उसके बाद आप दाएं मुड़ते हैं, राइट लेते हैं। भाई साहब कहां लेते हैं आप? यहां से राइट लेते हैं, फिर से राइट लेते हैं, लेफ्ट लेते हैं। हटाओ इसको भाई, राइट लेफ्ट से आपस में कैंसिल कर देंगे। अब आपकी दिशा में जा रहे हैं, पूर्व का एक राइट क्या होता है? साउथ। हो गया तो इसका आंसर साउथ। लगा दो ऑप्शन नंबर बी। क्या लगा देंगे? ऑप्शन नंबर बी साउथ लगा देंगे। दो राइट लिया एक लेफ्ट लिया है तो साउथ में पहुंच जाएगा। स्टेटमेंट ये है, ऑल मैमल्स आर वार्म्स ब्लडेड एनिमल्स। कंक्लूजन, डॉग्स आर वार्म्स ब्लडेड एनिमल्स, ऑल वार्म्स ब्लडेड इंसेक्ट आर मैमल्स। सभी स्तनधारी गर्म खून वाले होते हैं जानवर। सभी स्तनधारी, जितने स्तनधारी है ना जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं उन्हें कहा जाता है स्तनधारी। गर्म खून वाले जानवर हैं, ये बोला गया स्टेटमेंट में। स्टेटमेंट को मैं सही मानना है। तो कुत्ते गर्म खून वाले जानवर हैं, ये बात करेक्ट है। कुत्ते स्तनधारी के अंदर आते हैं तो राइट है ये। सभी गर्म खून वाले कीट स्तनधारी हैं, ये गलत है। ये उल्टा बोल रहा है कि सभी स्तनधारी, ये कह रहा है सभी गर्म खून वाले कीट स्तनधारी हैं, गलत है। सभी स्तनधारी गर्म खून वाले ये बोला गया। तो राइट आंसर क्या आएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए आएगा। ए हो जाता है बेटा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, तो आप यहां देख रहे हैं बेटा डी से ई आया है, प्लस का 1 है। आई से के आया है, +2 है। यहां +3 है, +4 है, +5 है, +6 है, +7 है। ठीक है, और यहां प्लस का बेटा 8 है। तो यहां प्लस का 1 लगाएंगे। पी से क्या आएगा भाई? क्यू आएगा। ये हट गया, ये हट गया, तो एक ही रह गया। यहां +2 लगाएंगे, यहां +3 है, यहां +4 है, यहां +5 है, 6 है, और यहां कितना है? 7। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा? डी, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा करेक्ट आंसर। बच्चे का जो रिलेशन है माँ से है। माँ से क्या है बच्ची? बच्चे का जन्म होता है पेड़ से। तो तना, फूल, रूट, जड़, यार ये कुछ नहीं होता बेटी, ब्रांच। पेड़ से क्या बनती है? ब्रांच निकलती है, उसका पार्ट होता है आगे जाकर के। ठीक है, कथन है, क्या भारत में अनुवांशिक रूप से संशोधित बिनौला, जो अनुवांशिक रूप से संशोधित बिनौला के उपयोग पर प्रतिबंध तत्काल हटा लिया जाना चाहिए? कि प्रतिबंध जो लगा हुआ है उसे हटा दो। रीजन, हाँ, कपास उत्पादन बढ़ाने का यही एकमात्र तरीका है, ओनली वे। और जहां ओनली की बात आती है वो कमजोर बना देता है। नहीं, इन बीजों का मनुष्यों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, अतः इनका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। तभी तो यहां कह रहा है, ये भाई लगा हुआ है ना उस पर, उसे हटाने की बात कर रहा है, तो इसका अर्थ उस पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, तभी तो ऐसा हुआ है। तो ये बात अपने आप में करेक्ट है। तो ओनली सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सेकंड प्रबल है, ये बात करेक्ट है कि उसके अंदर दे रखी है। क्या भारत में अनुवांशिक रूप से, जो आनुवंशिक हैं, रूप से संशोधित बिनौला के उपयोग पर प्रतिबंध तत्काल हटा देना चाहिए, ये कह रहा है। तो यानी पहले से लगा हुआ है प्रतिबंध और लगा हुआ है तो उसके पीछे कोई रीजन रहा होगा। तो ये वाला तर्क हमारा सेकंड वाला करेक्ट होता है कि ये हानिकारक होते हैं, बात करेक्ट है। क्योंकि हमें ये देखना समाज के लिए क्या है। देखो भाई, प्लस का मीन्स तो इंटू दे रखा है तो इंटू लगा दिया, माइनस का अर्थ डिवाइड है तो डिवाइड लगा दिया, और इंटू का अर्थ माइनस है और डिवाइड का अर्थ क्या दे रखा है भाई? डिवाइड का प्लस दे रखा है। तो यहां मैंने सॉल्व किया, 2 आएगा, 2 का यहां गुणा करेंगे 10 हो जाएगा, और 10 में से 2 बेटा घटा देंगे तो 8 हो जाएगा, और 8 और 9 कितना हुआ? 17। तो राइट आंसर कितना आएगा भाई? 17 इसका राइट आंसर आ जाएगा। समझ गए ना? करेक्ट आंसर बी ऑप्शन। इनको लगाना है शब्दकोश में तो आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। सबसे पहले कौन सा आएगा? MAN, सब में है MAN, लेकिन यहाँ K है तो पहले 5 से स्टार्टिंग होगी। सब में N है लेकिन यहाँ पर N नहीं है, K है, K पहले आता है। 5 आ गया, 5 के बाद देखो 4 आएगा या 1 आएगा, इन दोनों में देख लो, 4 और 1 में, केवल 4 और 1 में। MAN के बाद K आ गया, यहाँ A आ गया तो 4 आएगा इसके बाद में भाई, 4 आएगा तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। तो ऐसे कुछ, अच्छा एक सेकंड, 4 तो यहाँ भी दे रखा है बेटा, मैंने ध्यान नहीं दिया, 4 तो यहाँ भी दे रखा है, 5 के बाद में 4। अब देखो भाई 1 आएगा, 2 आएगा, अभी हम जल्दबाजी कर देते गलत हो जाता बेटा। 4 आ गया भाई, 4 वहां भी आ गया। अब 1 और 2 में देखो कनेक्शन क्या है, MAN डबल N है, 2 बाद में आएगा भाई, तो पहले क्या आएगा? 1 आएगा, 1 आएगा तो अब भी आंसर हमारा सही है, करेक्ट ही है यही। ठीक है, प्रातः काल आशीष सूर्य की तरफ मुख करके 2 किलोमीटर चलता है, यानी 2 इधर चला हुआ, राइट लेता है 4, वहां से सूर्य की ओर मुख करके 1 चलता है, अंत में वह अपने दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ के चला,
आशीष किस दिशा में चल रहा है? अरे भाई कहाँ चल रहा है? साउथ में जा रहा होगा वो, तो कहाँ जाएगा वो? कहाँ जाएगा? साउथ में जाएगा। पहले वो कहाँ जा रहा था? इन द मॉर्निंग आशीष वॉक 2 किलोमीटर फेसिंग सन, ऐसे जा रहा होगा पहले इस तरीके से। फ्रॉम द देयर अगेन वॉक 4 किलोमीटर सन एंड स्टॉप हो जाता है। फ्रॉम देयर ही अगेन वॉक 4 किलोमीटर हिज राइट, राइट जाता है। अगेन ही वॉक 1 किलोमीटर फेसिंग सन, फाइनली ही टुवर्ड्स राइट। तो इसका जो फेस है वो कहाँ हो जाएगा भाई? साउथ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? वेरी गुड। अगले की बात करते हैं। अगला दे रखा है घुड़सवार पुलिस के कर्तव्य हैं, ये आपको बताने हैं। तो इनके कर्तव्य क्या हैं? सड़कों पर गश्त लगाना, बात करेक्ट है भाई। पेट्रोलिंग करना, ये होता है, इसका कार्य होता है। अपराधियों का पीछा करना, भाई घुड़सवार का मीन्स क्या होता है? हॉर्स के अकॉर्डिंग जो चलते हैं, पीछे ही तो करेंगे। उस समय पर मार्ग रक्षा करना, ये बात सही है, आपने मूवी वगैरह में देखा होगा। तो इसका राइट आंसर बेटा क्या लगेगा? इसका लगेगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल, यानी सभी हैं। अगला दे रखा है सी से एफ प्लस का 3 है, तो ई से बेटा प्लस 3 करके एच आएगा, तो ए घट गया। ओ से आर प्लस 3 है, तो एक्स के बाद में 3 ऐड करेंगे तो कितना आएगा भाई? 24 और 3 27, ए आएगा। सब में दे रखा है। अगले वाले को देखो भाई, यू से एक्स प्लस का 3 है, तो ए में प्लस का 3 करके डी आएगा। ये वाला हट गया, ये हट गया, राइट आंसर ये रह गया। सब में क्या हो रहा है भाई? प्लस का 3 3 होता हुआ चल रहा है, राइट आंसर डी ऑप्शन है। अगला पुलिस डायरी होती है, तो पुलिस डायरी केस डायरी होती है क्या? जनरल डायरी होती है, जनरल रजिस्टर्ड होता है। ऑल ऑफ द अबव, करेक्ट राइट आंसर आएगा। सामान्य डायरी होती है, पुलिस डायरी क्या होती है? एक सामान्य डायरी होती है, राइट आंसर इसका बी ऑप्शन है। ठीक है, क्लियर है भाई? एक सेकंड बेटा। तो अब बेटा बात करते हैं यहां से इसकी। देखो एस यहां पर है, अब इधर आ गया इस जगह पर, फिर इधर आया, अब यहां आया, अब इधर आया, तो एस यहां आएगा। पहले तो ये देखो, ये गलत है सर, ये भी गलत है। अब रह गए 2। अब डॉलर, डॉलर यहां से इधर बढ़ गया, इधर गया, इधर गया, इधर, अब डॉलर इस जगह पर आएगा। और डॉलर अगर यहां आएगा तो ये भी गलत है। राइट आंसर क्या हो जाता है? डी फॉर डी से लगा देंगे इसका राइट आंसर। यहां भाई ये दे रखा है, और इसमें मैं तो वही पढ़ूंगा जिसकी मना करेगा, लेकिन शहरी निवासी नहीं है। तो शहरी निवासी के लिए कौन है ये देख लो भाई, आयत है शहरी निवासी। तो आयत यानी ये वाला पार्ट आप डिलीट कर देंगे, क्योंकि इसकी इसने मना कर दिया है, शहरी निवासी नहीं होने चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? कितने पत्रकार, पत्रकार महिला तो हैं लेकिन शहरी निवासी नहीं। पत्रकार हो, महिला हो, तो इसका अर्थ है 18 ही इसका आंसर आता है। महिला है और शहरी निवासी नहीं है लेकिन पत्रकार हैं। अगले की बात करते हैं। ए यू और टी की माता हैं, तो ए हो जाती है यू और टी की माता। टी जे की बहन है, टी हो जाती है जे की बहन। जे एम का पुत्र है, जे हो जाता है एम का पुत्र, तो एम और ये हो जाएंगे हस्बैंड वाइफ। जे एम का पुत्र है। पी का विवाह यू से हुआ है। पी की जो शादी है ये वो हो जाती है यू से, लेकिन यू और पी का जेंडर नहीं पता। पी का विवाह यू के साथ हुआ है। यू के की पुत्र वधू है। जो यू है ना, ये के की पुत्र वधू है, तो के का ये पुत्र रहा होगा, उसकी ये पत्नी, तो पुत्र वधू। और ए एम की कौन है? पुत्री है ये। ठीक है, पी एम से, पी का रिलेशन एम से, तो एम का क्या हो जाएगा भाई? ये दामाद हो जाएगा। एम की पुत्री और पुत्री का क्या है? ये हस्बैंड है, तो दामाद हो जाएगा। ए इज द मदर ऑफ यू, ए इज द मदर ऑफ यू एंड टी, यू एंड टी की माता हो जाती है। टी इज द सिस्टर ऑफ जे, टी हो जाती है जे की सिस्टर। जे इज द सन ऑफ एम, जे एम का पुत्र है। पी इज द मैरिड टू यू, पी की शादी यू के साथ हो जाती है। यू इज द डॉटर इन लॉ ऑफ के की पुत्र वधू है। देन हाउ इज पी रिलेटेड टू एम, पी का रिलेशन एम से क्या है? क्लियर है भाई, दामाद का रिलेशन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस व्यवस्था में पुलिस चौकी का बाहर साधक होता है। इन उत्तर प्रदेश पुलिस सिस्टम द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस आउटपोस्ट इज द, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? हेड कांस्टेबल होता है, हेड कांस्टेबल। ठीक है, अगले इससे अलग चुनना है भाई। 126 आप जानते हैं 5 का क्यू प्लस का 1 है। यहां बेटा 7 का क्यू माइनस का 2 है। ये देखेंगे 8 का क्यू माइनस का 2 है, और 216 यानी 6 का क्यू माइनस का 2 है। तो ये माइनस का 2 हो रहा है, और ये हमारा क्या हो रहा है? प्लस का 1 हो रहा है क्यू करके। इसकी बात कर लेते हैं। देखो भाई, एन से पी आया, प्लस का 2 है भाई।
एम से ओ आया प्लस का 2 है, आर से टी प्लस 2 है, क्यू से आर प्लस का 1 है, और पी से -3 आर से बिल्कुल सही है, राइट आंसर बी ऑप्शन। अब देखो ये जेड, अब यहां रोटेशन तो मना नहीं किया कहीं भी फ्रॉम द गिवन आंसर। अब मैं जेड बनाता हूं तो आप देख रहे होंगे ये अलग अलग है, ये भी अलग है, तो यहां जेड बनाने से आप बिल्कुल नहीं बनेगा जेड। ये भी कॉर्नर पर नहीं है ना, यहां ये है, यहां पर आप जेड बना ही नहीं सकते। तो जेड आपका जो बनने वाला है मेरे लाल मेरे पीलो, यहां बनेगा। आप ऐसे जेड को बना सकते हैं घुमाने की, क्योंकि यहां मना किया नहीं है, रोटेशन आप कर सकते हैं जब नहीं देने रखा तो। बाकी यही इसका राइट आंसर हो सकता है। अगले की बात कर लेते हैं भाई। अगला दे रखा है हमें, कुछ कौए सुंदर हैं, सम क्रोज आर ब्यूटीफुल। कुछ कौए सुंदर हैं, तो कौए देखे मैंने यहां पर हैं, सुंदर देखे हमने यहां पर हैं, काली वस्तुएं से काली वस्तु ही होंगे बेटा, एक साथ ही होगा। ठीक है, काली से काली, लेकिन वैल्यू 100 नहीं तो मर्स तो होगा नहीं, तो पहला वाला गलत है। अगला वाला है, कुछ सुंदर वस्तुएं काली होने की संभावना है, सुंदर वस्तुएं, तो सुंदर यहां और वस्तु, हाँ सुंदर वस्तुएं क्या है जी, काली होने की संभावना है। अरे भाई सम का रिलेशन है 50 वाला, और सम में आप जानते हैं पॉसिबिलिटी क्या बनती है, ऑल और सम नॉट, और यहां भी सम में सम का ही केस दे रखा है, तो ये गलत हो जाएगा भाई। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। राइट आंसर क्या आएगा, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लड़कों की पंक्ति में ए बाएं से 10वें स्थान पर है और बी दाएं से 9वें स्थान पर है, दोनों अपने स्थान आपस में इंटरचेंज करते हैं। बेटा इसकी इतनी खतरनाक शानदार सी ट्रिक बता रखी है कि इसके लिए तो बच्चे पेन नहीं उठाते, पेन। जब कोई भी व्यक्ति आपस में अपनी स्थान रैंक चेंज करता है ना, इसकी ट्रिक ये होती है, जो बाद में दे रखा है ना, उसको अगर लेफ्ट दे रखा है तो राइट में ऐड कर दो। राइट, लेफ्ट से 15 है ना, राइट में ऐड कर दो 15 और 9 बेटा कितना हुआ, 24 हुआ। कितना हुआ, 24। अगर टोटल पूछा है तो यही एक माइनस कर दो, इसका आंसर, यही इसकी ट्रिक है। राइट और लेफ्ट में जो वैल्यू तुम्हें दे रखी है, ऐसे यहां पहले जो हमें दे रखी है वो ये दे रखी है। अब इंटरचेंज करते हैं, इंटरचेंज करने के बाद अगेन वैल्यू अगर तुम्हें दे रखी है लेफ्ट से 15 और आपसे अगर राइट पूछेगा तो इसको ऐड करेंगे इसमें और इसको घटा देंगे। अगर टोटल पूछेगा तो 15 और 9 को ऐड करेंगे, यही एक माइनस कर देंगे। तो इसकी ये ट्रिक होती है, सर ने आपको बता रखी होगी। ठीक है भाई, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला दे रखा है स्टेटमेंट में, अशिक्षित लोगों का समाज में अन्य लोगों द्वारा शोषण किया जाता है। समाज में अशिक्षित लोगों का अन्य लोगों से क्या करते हैं भाई, शोषण करते हैं। लोग केवल अशिक्षित लोग का लाभ उठाते हैं, केवल दे दिया वैसे अपने आप में कमजोर हो गया भाई, ये तो ये तो गलत है। इसके अंदर दे नहीं रखा ऐसा कुछ भी कि केवल अशिक्षित का, ये गलत है। शिक्षित लोग समाज में अशिक्षित व्यक्तियों का शोषण करते हैं, ये भी नहीं कह सकते शिक्षित ही करते हैं, क्योंकि यहां शिक्षित के सामने कुछ नहीं दे रखा ना, तो इसका अर्थ है केवल ये उन्हीं की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसका अर्थ है सब आ जाते हैं, जहां जिसके साथ कोई कुछ नहीं लिखा हो ना, शिक्षित लिखा है तो इसका अर्थ है सब आ गए। कुछ लिखा होता तो हम मान भी लेते, सभी तो नहीं हो सकता। शिक्षित लोग समाज में अशिक्षित व्यक्तियों का शोषण करते हैं, तो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे मेरे लाल, ये गलत हो जाएंगे। चलते हैं अगले पर। नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो हो जाएगा हमारा करेक्टली आंसर। नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड बेटा क्या हो जाएगा भाई, इसका राइट आंसर हो जाता है। बताओ बेटा यहां तक कोई दिक्कत हो तो मुझे, ठीक है। अगले की बात कर लेता हूं भाई मैं, यहां ट्रायंगल काउंट करने बेटा बता रखा है तो मैं, तो ट्रायंगल इसमें कितने हैं 3, यहां कितने हैं 3, यहां 3 और यहां 3 और यहां बेटा 1। 3 3 कितनी बार है भाई, 4 बार 12 और 1 कितना हुआ मेरे दोस्त 13, इसका राइट आंसर है। काउंट करना सिखा रखा है बहुत अच्छे तरीके से। अब देखो यहां ये वाला जो क्वेश्चन है ना, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 कैंसिल जो हुई थी, यानी फरवरी में हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया था, तो ये टॉपिक तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 3 3 4 आकृतियों को मिला करके, क्योंकि हमें ये भी देखना पड़ेगा कि लास्ट टाइम क्वेश्चन कैसे आए थे, उनका भी ध्यान रख करके सारी चीजें हमें करनी पड़ेंगी। तो ये अब आप ये समझ गए होंगे कि ये मिला के, इसलिए मैंने इस बार 2 क्वेश्चन रखे, अब तक कोई क्वेश्चन आया नहीं था, इस बार हमने रखे, क्योंकि हम भी स्टडी करते हैं कौन कौन टॉपिक ऐसे हैं जो लास्ट टाइम आए थे और हमने अभी तक रखे नहीं है। तो इस प्रकार से पेपर डिजाइन होता है, आंख बंद करके पेपर डिजाइन नहीं होता है। तो देखो भाई इनको तुम्हें बनाना है, किस प्रकार से बना सकते हैं, तो अगर ऐसा प्रश्न आता है तो आप डिवाइड करना सीख जाओ भाई। क्या ऐसे 90 डिग्री है सर, है। अब 90 डिग्री है तो यहां भी तो कहीं ना कहीं 90 बनेगा, इधर बनाओ ऐसे बनाओ 90 डिग्री बनेगा। सर ए ऑप्शन में तो कहीं नहीं बनना भाई। अब देखते हैं बी ऑप्शन में, सर 90 डिग्री अगर मैं इसको स्ट्रेट कर दूं तो एक ट्रायंगल तो बन जाएगा यहां से, लेकिन छोटा दिख रहा है मुझे। अच्छा मैं इसको ऐसे ले आऊं
तो ये वाला पार्ट हमारा मैच कर सकता है इससे, और ये मुझे 90 डिग्री बनाना है तो एक ये काम ये कर सकता हूं, 90 डिग्री उल्टा कर देंगे ये बन जाएगा, और ये वाला पार्ट हमारा यहां बन जाएगा। तो चांस इसके बनते हैं, इसको भी देख लेते हैं भाई। ऐसे करता हूं, एग्जैक्टली है क्या कोई ऐसा पार्ट? अच्छा, फिर इसमें ऐसे करेंगे तो 4 पार्ट बन जाएंगे। ऐसे मिलाते हैं तो भी नहीं बनेगा इधर से, यानी ये भी नहीं बनेगा। और यहां आप अगर देखते हैं तो इस प्रकार से जो कॉर्नर है ये थोड़ा सा लाइट इसके अकॉर्डिंग, भाई ये कॉर्नर तो फिल करना पड़ेगा तुम्हें, ये कहीं से फिल नहीं हो पाएगा, ये गलत है। तो राइट आंसर क्या बन जाएगा इसका बेटा? बी ऑप्शन इसका राइट आंसर बन जाएगा। अगले की बात कर लेते हैं, केवल ईमानदार शिक्षित लोग चाहिए। ईमानदार हैं इसके अंदर, शिक्षित हैं सर्किल के अंदर, इन दोनों में कॉमन बताओ जो इन दोनों में ही हो। एक लेते हैं शहरी हैं, 9 अगर लेते हैं तो कठिन परिश्रमी हैं। तो आंसर बेटा 8 आएगा इसका, क्योंकि केवल शब्द लगा दिया। ओनली ऑनेस्ट एंड एजुकेटेड पीपल आर रिप्रेजेंट बाय द विच रीजन। तो राइट आंसर 8 आएगा। 9 अगर लेते हैं तो कठिन परिश्रमी हो जाएंगे, 1 अगर लेते हैं तो शहरी हो जाएंगे। हमें चाहिए ओनली एजुकेटेड एंड ऑनेस्ट, राइट आंसर 8 हो जाएगा, ए ऑप्शन। देखो मैंने 2 क्वेश्चन रखे हैं इस बार, क्योंकि कई बार से रखे नहीं थे एक भी क्वेश्चन, तो अभी 2 आएंगे। कभी हो सकता है 1 आ जाए, कभी कभार 1 भी ना आए, सारी चीज चलती रहेंगी। अगली बार और शानदार से एक नया टॉपिक ऐड करूंगा, आप भी याद करेंगे हाँ सर ये भी आया था। देखो भाई इसकी बात कर लेते हैं, तो आप कहां से 4 कंडीशन देख रहे हैं? 4 तो देखो मैंने इसमें ये बन जाएगा, ठीक है सर। ये वाला पार्ट कहां से बनाओगे भाई? इससे 90 डिग्री बना हुआ ये बनेगा, या ऐसे बना सकते हैं आप, लेकिन ये 90 डिग्री में ऐसे घुमाव नहीं है तो ये नहीं बनेगा हमारा। अच्छा जी, और की बात कर लेते हैं, तो आप ये वाली डिजाइन देखो, छोटी वाली बड़ी वाली तो कई जगह बन रही है। अच्छा ये वाला पार्ट देखना, यहां बन रहा है क्या? यहां बताओ, ये वाला पार्ट ये कहीं बन रहा है क्या? यहां बना सकते हैं आप इस जगह पर। तो क्या फिर हमारा ये ट्रायंगल इस तरीके से बन जाएगा भाई? यहां भी ऐसे लाइन आ रही है, यहां भी आ रही है, तो ये भी हट जाएगा। अब रहेगा मेरा ये वाले पार्ट में। तो मेरे दोस्त, मेरे लाल, मेरे पीलो, गुलाबियों, अब ये डिजाइन कहीं यहां बन रही है, बताओ आप? सर नहीं। और एक देख रहे हो आप, ये कहां से आ जाएगा भाई बन के? और सेम ये वाला यहां बना हुआ, तो ध्यान देते तो हम। अब यहां देखो बेटा, ये जो छोटा पार्ट है ना, मैं ऐसे मिलाता हूं, यहां बन जाएगा, और बड़ा वाला भाग ये बन जाएगा। इसको उल्टा करना पड़ेगा, उल्टा घुमा दो इसको नीचे, तो इसका फेस ये और ये डी हमारा यहाँ। इसका राइट आंसर क्या बनेगा भाई? ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा इसका राइट आंसर। इसको घुमाना पड़ेगा उल्टा ऐसे करके नीचे फेस, तो ये लाइन यहाँ पहुंच जाएगी, और डी जो बना हुआ है ये वाला यहाँ आ जाएगा, 2 तरफ से ये वाला पार्ट यहाँ आ जाएगा, और ये वाला बॉक्स ये वाला। करेक्ट आंसर बेटा क्या बनेगा? ए ऑप्शन। अगले वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भाई, ये बहुत शानदार सा है, ये भी आपका फैम में पूछा गया था 2024 में, तो ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करके जाना, कोड पूछ लेता है। एक वैज्ञानिक सुरक्षित प्रयोगशाला में एक्सेस कोड को याद करने की कोशिश कर रहा है, और उसमें कोड की शुरुआत 5 अंक से होती है, 5 से। कोड का अंत 987 पर होता है सर। दूसरा अंक पहले अंक और 3 का योग है, पहले और 3 का योग नहीं 8 है। तीसरा अंक दूसरे का आधा है, दूसरे का आधा तीसरा नहीं 4 है, तो ये हमारा कोड बन जाता है 584, ठीक है, 584987। करेक्ट आंसर बेटा ये राइट आंसर क्या बन जाता है? ऑप्शन नंबर बी बन जाता है राइट आंसर। 29 जनवरी 2003 आप हैं, 29 जनवरी 2003 दिन है बेटा बुधवार। पूछा है 26 फरवरी 2005। अब देखो कोड लगा लो, मैं तो और डेज कर देता हूं, मुझे थोड़ा कॉमन चीज दिख रही है इसलिए। आपको पहले 29 पर ही जाना है, फरवरी पे ऐसे मान लो, और जनवरी पर जाओ पहले आप, तो सेम है। साल में कितने का अंतर है? 2 साल का अंतर है, लेकिन बीच में 2004 आएगा, लीप वर्ष है, तो 3 दिन ऐड करेंगे। तो बुधवार में 3 दिन ऐड करो भाई पहले तो बुधवार में 3 दिन ऐड करके, लेकिन जाना तो 26, आप 26 जन उस पर जाओ, चलो कोई दिक्कत 29 पर जाओ, तो आप 3 दिन ऐड करो भाई बुधवार में, बृहस्पति, शुक्रवार, शनिवार, तो आप यहां पहुंच गए शनिवार पर। लेकिन अभी हम 29 जनवरी पर पहुंचे, अब आ गया फरवरी। अब जनवरी 31 का होता है, तो जनवरी में दिन बचे 2। अब फरवरी कितने का होता? फरवरी 26 से जाना है, तो 26 दिन ये, और 7 से काटेंगे 28 0, यानी जो शनिवार है, शनिवार का शनिवार इसका राइट आंसर रहेगा। बाकी तुम कोड से करते हो, कोड से भी कर लो, मैंने ऑड डेज से किया है, क्योंकि डेट और मंथ मुझे कॉमन सा मिल रहा है, इसलिए मैंने ऑड डेज से किया। आप चाहो वैसे कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात इसमें बेटा है नहीं है। जैसे अगर आप चाहते हैं ये क्वेश्चन आपका वैसे ही सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगले की बात कर लेते हैं। देखो भाई, जब बेटा ये बॉक्स, ये लाइन यहां पर आके ये आएगा, ये इधर से ऊपर से बंद कर देगा ऐसे, तो क्या आपके तीनों पार्ट ऐसे आ सकते हैं भाई?
तीनों पार्ट ऊपर वाले भाई, ये तो अपोजिट है तो बराबर में तो कभी नहीं आएगा। देखो ये अपोजिट में है तो कभी बराबर में नहीं आ सकते, पास पास ये वाला बन सकता है और ये भी बन जाएगा। इधर से देख लो और आपने क्या देख लिया, और आप बॉटम से देख लेंगे, ये वाला बॉक्स बन जाएगा हमारा। और दो दो दे रखे हैं तो ए और सी वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। राइट आंसर बेटा ये हो जाएगा। ये कभी नहीं बनेगा और नहीं ये बनेगा, क्योंकि दोनों बराबर में, ये दोनों पास पास नहीं आ सकते भाई। क्लियर है? चलो अगले की बात करते हैं। देखो ये ट्रायंगल ऊपर है, नीचे आएगा, एक बराबर में भी आएगा इसके। तो आप देखेंगे ट्रायंगल 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 जो गलत कर सकते हैं, गलत 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 गलत, आप इससे हटाओ पहले तो। बराबर में ठीक है सर, इसकी डायरेक्शन सेम है ऊपर की तरफ, गलत है सर। अब ये सही लग रहा है मुझे, यहां पर ये बॉक्स नहीं इसलिए गलत है। तो राइट आंसर इसका क्या बनेगा बेटा, बी ऑप्शन बन जाएगा इसका राइट आंसर। देखो भाई ये 6 है और अंदर 4 वाली आकृति है, ये 4 है अंदर 3 है, ये 6 है अंदर 5 है, ये 5 है अंदर 4, यानी अंदर एक एक कम हो रहा है, लेकिन यहां बेटा 2 कम हो रहे हैं। तो राइट आंसर ये बताना है अलग क्या है, तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। 39 छात्रों की कक्षा में रवि सुमित से 7 रैंक आगे है, सुमित अंतिम से 17वां है। सुमित बेटा अंतिम से 17वां है, वो 7 रैंक और आगे है। इन ए क्लास 39 स्टूडेंट, रवि 7 रैंक अहेड फॉर सुमित। सुमित से 7 रैंक आगे है तो 17 और 7 24 हो जाएगा ना। 39 टोटल हैं तो सुमित की रैंक आगे से पूछी होगी मुझे लगता है। रवि सुमित से, तो रवि आएगा बेटा यहाँ पर, रवि आएगा यहाँ, सुमित आएगा यहाँ। सुमित अंतिम 17वें स्थान पर है तो रवि की रैंक प्रथम से क्या है, 39 माइनस 24 करो भाई। 39 माइनस 24 करेंगे बेटा कितना आएगा, 15 आएगा। एक और जोड़ दो 16 में हो जाएगा, एक ऐड किया जाता है इसके लिए हमेशा। इनका सम राइट लेफ्ट का हमेशा एक ज्यादा होना चाहिए, 16 और 24 40 सही है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। अब देखो यहां दर्पण को दी गई आकृति के दाएं तरफ रखा जाता है, यहां पर दर्पण को, तो आप देख रहे हैं इसका फेस नीचे रहेगा सर, ये तो अप है, ये भी अप है, और ये सर्किल ऐसे बना हुआ है, और आप देख रहे हैं ये सर्किल कैसे है, गलत है सर। राइट आंसर डी ऑप्शन। तो बनावट के आधार पर ही आप चेक कर सकते हैं एक घड़ी की सुइयां कितनी बार सीधी रेखा में निर्माण करती हैं। तो देखो यहां पर जो बात करता है ना, यहां बात करता है हमेशा आवर हैंड मिड हैंड की, ठीक है ना। कितनी बार एक सीधी रेखाओं का निर्माण करती हैं, कितनी बार सीधी रेखा बेटा ये भी होती है और सीधी रेखा ये भी होती है कि आवर हैंड यहाँ हो मिनट हैंड यहाँ हो, दोनों सीधी स्ट्रेट लाइन है। हाउ मेनी टाइम्स इन ए डे डू द हैंड ऑफ ए क्लॉक, ये थोड़ा सा इंग्लिश कंप्लीट नहीं है, वहां दे रखा है स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, मैं करा दूंगा ऐसे, कोई दिक्कत नहीं, स्ट्रेट लाइन में होंगी ये। घड़ी की सुइयां कितनी बार सीधी रेखा का निर्माण करती हैं, तो बेटा ये आएगा सीधी रेखा का कितनी बार करती हैं बेटा, ये जो बनता है कितनी बार, 22 बार बनता है, और ये भी एंगल 22 बार बनता है, तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा। एक फोटो की ओर इशारा करते हुए लड़के ने कहा वह मेरे नाना जी, जैसे मान लो आप ही बोलते हैं आपके नाना जी यानी आपकी माता जी के पिताजी के इकलौते दामाद हैं, तो आपके पिताजी की बात हो रही है। का इकलौता बेटा है तो इसका अर्थ है आप ही हैं। फोटो वाले व्यक्ति का उस लड़के से क्या संबंध है, तो आप ये खुद ही हुआ। तो ये इस तरीके से आपका हो जाता है बेटा सॉल्यूशन, बहुत शानदार तरीके से आपने देख लिया होगा। बाकी चीजें यहाँ से आगे कंटिन्यू रखेंगे। सभी के लिए जय हिंद, जय श्री राम। और इसी प्रकार से जो टॉपिक आपके छूट गए उन्हें मैं कवर कराता रहूंगा, टेंशन बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है। सभी के लिए राधे राधे, जय हिंद बेटा। जैन बच्चों, तो आज हम सॉल्यूशन करेंगे मॉक नंबर 116 में जीएस के बहुत बेहतरीन, बहुत जानदार, बहुत धमाकेदार क्वेश्चंस का। ठीक है, देर ना करते हुए आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। हाँ जी, बस अब से देखो आ गया पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। एशिया में पहली क्रॉस कंट्री पाइपलाइन ने असम के नाहरकटिया तेल क्षेत्र को किस रिफाइनरी से जोड़ा है ना। तो एशिया की पहली क्रॉस कंट्री, तो पहली क्रॉस कंट्री जो रिफाइनरी हुआ करती थी मेरे भाई, वो बच्चा कौन सी हुआ करती थी, बोलो बरौनी। बोलो कौन सी हो जाएगी, बरौनी। अच्छा बरौनी कहां से आती है, असम से। कहां से बोलो, असम से लेकर के बच्चों कहां तक आती है, ये देखो क्लियर कह रखा है पाइपलाइन, नाहरकटिया, है ना। नाहरकटिया आप जानते होंगे बच्चा, असम के मैं नाहरकटिया तेल क्षेत्र से किस रिफाइनरी को जोड़ता, तो बरौनी। और बरौनी बच्चा कहां पर जाता है, बोलो बच्चों बरौनी पर जाता है मेरे भाई मेरे दोस्त। कहां पर जाता है, हाँ ये पड़ता है बोलो बिहार में। बोलो कहां से, बिहार में। तो ये बांग्लादेश वाले रीजन से भारत में आती है। अच्छा बात करेंगे मथुरा रिफाइनरी, तो आप याद रखेंगे यूपी में एकमात्र, बोलो क्या हो जाएगा, यूपी में एकमात्र क्या हो जाएगा, रिफाइनरी।
बोलो क्या हो जाएगा? रिफाइनरी, तेल रिफाइनरी, वो मथुरा रिफाइनरी इंडस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। आगे, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में वीर रस से भरपूर आल्हा, आल्हा उदल की कहानी आपने सुनी होगी, गायन किस बोली में गाया जाता है? भैया ब्रजवाला तो समझ रहे हो, ब्रजवाला तो कहां गाया जाएगा भाई? ये तो किधर आ जाएगा? ये तो पश्चिम की तरफ आ जाएगा, समझ रहे हो ना? अच्छा भोजपुरी, भोजपुरी भैया कहां चला जाएगा? ये पूर्वी यूपी में चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा भैया? ये हो जाएगा कौन सा बोलो? ये हो जाएगा बनाफरी। और बनाफरी एक आर्ट है भैया किसकी? ये हो जाएगा बुंदेलखंडी। बोलो किसका हो जाएगा? ये बुंदेलखंडी का हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा बच्चों? बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे, भारत के किस राज्य में मई 2026, चलो अब हम यहां से देखो हम क्या करें बच्चों, अगर यहां से मई को हम हटा भी दें, ठीक है, मई को यहां से हम हटा देते हैं, ठीक है, यानी मई 2026 में अगर हम बात करेंगे तो अपनी पहली ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2026 में लॉन्च की है, जारी नहीं की है, लॉन्च की है। तो लॉन्च किसने की है? तो वो याद रखेंगे भैया, वो उत्तराखंड राज्य ने ग्रीन हाइड्रोजन यानी कहने का मतलब ग्रीन फ्यूल के लिए ये नीति लॉन्च की है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में स्थित किस विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है? यूपी में वो कौन सा यूनिवर्सिटी है जिसे पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है? भाई बच्चों, पूर्व का ऑक्सफोर्ड किसको कहा जाता है? भाई वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय को। बोलो किसको? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। एएमयू आप जानते हो, एएमयू कहाँ है भाई? बोलो एएमयू बच्चों कहाँ हो जाएगा? हाँ भाई, ये आपके अलीगढ़ में ही हो जाएगा, है ना। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू हो जाएगा। ठीक है, मनमोहन सिंह क्या नाम है उसका, मदन मोहन मालवीय से जुड़े हुए हैं, सर सैयद अहमद खान से जुड़े हुए हैं, तो ये बातें आपको जनरली पता होगा। आइए बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 67 का उपयोग प्रशासन द्वारा किस उद्देश्य के लिए सबसे अधिक किया जाता है? भू राजस्व वसूली के लिए किया जाता है? भाई बिल्कुल भी नहीं, है ना। अच्छा, भूमि का बंटवारा बिल्कुल भी नहीं। लेखपाल की नियुक्ति क्यों उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता में थोड़ी लेखपाल की नियुक्ति होगी, सरकार करेगी। तो बचा क्या? हाँ भाई, बचा क्या? ऑप्शन नंबर बी, ग्राम सभा सरकारी भूमि में बेदखली आदि आदि चीजों के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे आइएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पुलिस प्रशासन में सर्किल ऑफिसर जिसे सीओ कहा जाता है, मतलब कई थानों के ऊपर जो सीओ होता है, या क्षेत्राधिकारी आमतौर पर किस रैंक का अधिकारी होता है? भैया जो डीएसपी होता है ना, बोलो क्या हो जाएगा? डीएसपी हो जाता है। डीएसपी को ही सीओ बोला जाता है, समझ रहे हो ना। जो डिप्टी सुप्रीडेंट, हाँ जी, क्या हो जाएगा? डेप्यूटी सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस, जो डीएसपी होता है ना, उस डीएसपी को ही भैया क्या बोला जाता है? सीओ बोला जाता है। बोलो क्या बोला जाता है? सीओ। देखो पहले क्या हो जाएगा? पहले कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई, एसआई, इंस्पेक्टर, उसके बाद डीएसपी, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? एडिशनल एसपी, फिर एसएसपी, फिर एसपी हो जाएगा। तो भैया इसके बाद ये रैंक बनती चली जाती हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ आइएगा। इस्तांबुल प्रोटोकॉल का संबंध मानवाधिकारों के किस विशिष्ट पहलू से है? इस्तांबुल, बोलो युद्धाबंदियों को लेकर के, शरणार्थियों को लेकर के, है ना। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 82, हाँ भाई, तो क्या हो जाएगा बच्चों इसमें? देखो युद्ध शरणार्थियों को इस्तांबुल नहीं हो जाएगा, बाल श्रम निषेध नहीं हो जाएगा, युद्ध बंदियों के अधिकार, है ना। ये क्या कह जा रहा है? यातन, यातन यानी ट्विटर के दस्तावेज जीकरण और जांच, हाँ बिल्कुल। तो बच्चा इसमें फिर ऑप्शन क्या हो जाएगा? जो यातन है ना, यातन के दस्तावेजीकरण और जांच को लेकर के इस्तांबुल प्रोटोकॉल बने थे। ठीक है, तो वो हो जाएगा इस्तांबुल प्रोटोकॉल का संबंध मानव अधिकारों के किस विशिष्ट पहलू से है। ठीक है, अच्छा यहां अगर हम बात कर लेंगे, बोलो किसकी? हाँ जी, मानव अधिकार। बोलो किसकी बात करेंगे? मानव अधिकार की बात करेंगे। तो याद रखना, मानव अधिकारों की बात करेंगे तो भाई हाँ बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा? ये बात आप बहुत याद रखना। बोलो कौन सा? अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार। बोलो क्या हो जाएगा? अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस, ये क्वेश्चंस पूछा गया है बच्चों। ये कब मनाया जाता है भैया? 10 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष। और आप फिर याद रखेंगे राष्ट्रीय मानव अधिकार,
राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस, ये भी बात याद रखेंगे, ये कब मनाया जाता है, बोलो 12 अक्टूबर। ठीक है, और एक बात और याद रखेंगे, हाँ जी, क्या हो जाएगा, ह्यूमन, ठीक है, राइट, ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट, ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट भैया ये भी याद रखेंगे, तो ये कब बनता है, 1993 में बनता है। यानी राष्ट्रीय लेवल पर राष्ट्रीय नेशनल ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट, यानी मानव अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए जो हमारे ह्यूमन राइट कमीशन होता है ना, वो इसी वाले एक्ट के तहत बनता है मानव अधिकार। समझ रहे हो, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है यूपी पुलिस के लिए, प्रत्येक शिफ्ट में मिनिमम एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो मानव अधिकारों से संबंधित स्पेशल टॉपिक भी हम आपको करवाएंगे। आगे, कोशिका की आत्मघाती थैली किसको कहा जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आत्मघाती थैली किसको कहा जाता है, कोशिका की, बताओ भाई, आत्मघाती, आत्मघाती शैली भैया किसको कहा जाएगा, हाँ जी, लाइसोसोम, बोलो किसको कहा जाएगा भाई, वो लाइसोसोम को कहा जाएगा, बोलो किसको कहा जाएगा, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, इसके बारे में बात करेंगे भैया, माइटोकांड्रिया, माइटोकांड्रिया के बारे में बात करेंगे तो इसे क्या कहा जाता है, ऊर्जा, ऊर्जा ग्रह, यानी बात करेंगे कोशिका, किसका बोलो, यानी पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का क्या कहा जाता है, बोलो इसे ऊर्जा ग्रह, बोलो ऊर्जा ग्रह का मतलब ऊर्जा घर कहा जाता है। ठीक है, और भैया यही माइटोकांड्रिया, समझ रहे हो ना, O2 प्लस क्या हो जाएगा, ग्लूकोज, समझ रहे हो ना, O2 प्लस क्या, ग्लूकोज, दोनों के साथ मिलकर के एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट क्या बनाता है, बोलो एटीपी, बोलो क्या बनाता है, एटीपी जनरेट करता है, और इसी एटीपी को क्या कहा जाता है, शरीर की, बोलो क्या, शरीर की अंतिम, शरीर की क्या हो जाएगा, अंतिम ऊर्जा, क्या हो जाएगा, अंतिम ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है इसको, ये विशेष तौर से याद रखना। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट समझ रहे हो ना भैया, ये कब, बोलो यूपीपी, समझ रहे हो ना, ये भैया कब क्वेश्चंस पूछा जा चुका है, बोलो ये यूपीपी में, समझ रहे हो, 2024 में क्वेश्चंस पूछा जा चुका है। ठीक है, एटीपी वाला। ठीक है, कोशिका, अच्छा, सेल के बारे में जनरली भैया आपसे क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, सेल को क्या कहा जाता है ना, सेल को भैया क्या कहा जाता है, सेल को जीवन की क्या कहा जाता है, इकाई कहा जाता है, फर्स्ट यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, वो कौन होता है, सेल होता है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ लाइफ, यानी जीवन की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई किसको कहा जाता है, कोशिका को कहा जाता है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ लाइफ, वो किसको कहा जाता है, कोशिका को। भैया 84, ऑपरेशन ग्रीन हंट, बहुत ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन मानिएगा, ऑपरेशन ग्रीन हंट, ऑपरेशन ग्रीन हंट शब्द का प्रयोग मीडिया द्वारा सुरक्षा बलों के किस अभियान के लिए किया गया था। ठीक है, नक्सल विरोधी अभियान, कश्मीर में आतंकवाद विरोधी, तटीय सुरक्षा, बाढ़ के दौरान। तो ध्यान रखेंगे यहां बाढ़ के दौरान, तटीय सुरक्षा, ये दोनों ऑप्शन नहीं है। कश्मीर में आतंकवाद, भैया कश्मीर में आतंकवाद के लिए अगर हम बात करेंगे, कश्मीर में आतंकवाद के लिए अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट हो जाएगा, 1967 हो जाएगा। भैया ये काम करता है कश्मीर में, समझ रहे हो ना। अच्छा, इसको क्या किया गया है, बोलो, इसको भैया अमेंड किया गया था, और अमेंड कब किया गया था, 2019 में संशोधित किया गया था। तो आपने देखा होगा ना, बोलो किसको, पत्थरबाजों को, समझ रहे हो ना, पत्थरबाजों को क्या कर दिया था, पूरी तरीके से क्या लगा दी थी, बोलो लगाम, 2019 के बाद यूएपीए में। तो बचा क्या भैया, ग्रीन हंट है ना भैया, वो क्या आ जाएगा, नक्सल विरोधी अभियान। नक्सल विरोधी अभियान जैसे छत्तीसगढ़ में है ना, नक्सल विरोधी अभियानों के लिए, जैसे आपने देखा होगा नक्सल विरोधी अभियान, नक्सल विरोधी अभियानों की बात करेंगे भैया, कहां, बोलो छत्तीसगढ़ में, कहां, बोलो छत्तीसगढ़ में आपने देखा होगा भैया, एक क्या हो जाएगा, सीआरपीएफ। ठीक है, सीआरपीएफ की भैया कौन सी, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, कौन सा, कोबरा बटालियन, कोबरा बटालियन। ठीक है, ये किसके लिए लड़ती है भाई, ये लड़ती है, बोलो किसके लिए, नक्सलियों के लिए, बोलो किसके लिए, नक्सलियों के लिए ये स्पेशली कोबरा बटालियन बनाई गई है भैया। तो इनके लिए ही क्या यूज किया जाता है, ग्रीन हंट वर्ड। देखो कोबरा बटालियन वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मैं वही क्वेश्चन यहाँ रखता हूँ, मोस्टली जो 95% क्वेश्चन पूछे गए होते हैं या पूछे जाएंगे। ठीक है, सीआरपीएफ की छत्तीसगढ़ में कोबरा बटालियन है भाई, कमांडो बटालियन है, ये नक्सलबाज से प्रॉपर लड़ने का काम करती है। ग्रीन हंट किसके, एंटी नक्सल ऑफेंस के लिए ये वर्ड यूज होता है। ठीक है,
आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, कच्चा टिबू द्वीप विवाद जो हाल ही में खबरों में था, भारत और किस देश के बीच में? भैया कच्चा टिबू भारत और किस देश के बीच में एग्रीमेंट बहुत पहले हो रखा था, वो भैया श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के बीच में कच्चा टिबू द्वीप है, जिसको लेकर के हाल ही में बहुत ज्यादा गर्मा गर्मी चल रही है। ठीक है, खबरों में रहा है, तो ये हो जाएगा। हाँ, अच्छा, यहां की बात करेंगे तो यहां आपने देखा होगा, क्या हो जाएगा बोलो? पाक जल डमरू मध्य। पाक जल डमरू मध्य है ना, पाक जल डमरू मध्य में क्या हो जाएगा बोलो? ये स्थित हो जाएगा। बोलो क्या हो जाएगा? में स्थित हो जाएगा। बात क्लियर है? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइव आइज एक खुफिया गठबंधन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश इसका सदस्य नहीं है? भाई फाइव आइज में भैया कौन सा शामिल नहीं है बोलो? फाइव आइज में अपना प्यारा भारत है ना, ये खुफिया एजेंसी है, इसमें भारत शामिल नहीं, अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, फाइव आइज में ये कंट्री शामिल है। ठीक है, आगे आ जाइएगा। जब अर्थव्यवस्था में मंदी के कारण नौकरियां चली जाती हैं, मंदी के कारण का मतलब भैया लोगों के पास क्या नहीं होती है? इनकम नहीं आती है, इनकम नहीं आती है, लोगों के पास पैसा नहीं होता है, पैसा नहीं होता है तो लोग खर्च करने के लिए मार्केट में भी नहीं जाते हैं, इससे कहा जाता है मंदी। जब मंदी आती है तो भैया इसमें क्या हो जाता है बोलो? मंदी में भैया कौन सी बेरोजगारी आती है? भाई बताओ, मंदी में स्वैच्छिक बेरोजगारी आएगी क्या है? दीर्घकालिक बेरोजगारी आएगी या मंदी में? नहीं, मंदी हटी और दीर्घकालिक बेरोजगारी बहुत लंबे समय तक चलती है। मंदी, जैसे मंदी को दूर करने के लिए हाँ मॉनेटरी पॉलिसी जारी की जाती है, मॉनेटरी पॉलिसी को लूज कर दिया जाता है। जब लूज कर दिया जाता है तो लोगों के पास इनकम हो जाती है, तो वो चली जाती है। तो भैया दीर्घकालिक भी नहीं है। अच्छा, घर्षणात्मक बेरोजगारी भी नहीं है, तो कैसी बेरोजगारी हो जाएगी? बचा एक ही ऑप्शन, जल्दी से बताओ भैया। तो साइक्लिकल, भैया चक्रीय बेरोजगारी। बोलो कैसी बेरोजगारी हो जाएगी? चक्रीय बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इस राइट आंसर हो जाएगा। आगे, भारतीय करेंसी नोट बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला कागज की मुख्य सामग्री क्या है? भाई देखो, लकड़ी की लुगदी नहीं होती है उसमें, दिमाग से निकाल दो। प्लास्टिक पॉलीमर नहीं होता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब बनाने के लिए कागज की मुख्य सामग्री क्या है भैया? मुख्य सामग्री में बच्चा आपका क्या आ जाएगा? 100% कपास, कॉटन, क्या हो जाएगा? कब्बर। ये वाली चीजें यूज की जाती हैं भैया किसके लिए? भारतीय करेंसी नोट बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाला कागज की मुख्य सामग्री यानी 100% कॉटन वाली सामग्री इसमें यूज की जाती है। समझ रहे हो ना? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये। अशोक चक्र पुरस्कार किस श्रेणी का सम्मान है? अशोक चक्र पुरस्कार किस श्रेणी का सम्मान है भैया बताओ? वीरता के लिए दिया जाता है या शांति के लिए दिया जाता है ना? अशोक चक्र तो भैया ये क्या हो जाएगा? सर्वोच्च युद्धकालीन वीरता नहीं हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता, यानी शांतिकालीन रूप से वीरता दिखाने के लिए जो आपको सबसे ज्यादा जो अवार्ड दिया जाता है ना, सबसे टॉप लेवल पर, वो हो जाएगा सर्वोच्च। अच्छा, भारत में बात करें तो चलो यहां से जनरली ऐसे क्वेश्चन बच्चों आपसे बन सकते हैं। ठीक है, भारत की बात करेंगे तो भारत में भैया क्या हो जाएगा? तो नागरिक सम्मान। बोलो क्या हो जाएगा? नागरिक सम्मान की बात करो। नागरिक सम्मान में बताओ भैया कौन कौन से हो जाएंगे? नागरिक सम्मान में सबसे टॉप पर याद रखना है भैया, पहला कौन सा हो जाएगा? बोलो भारत रत्न। बोलो कौन सा हो जाएगा? भारत रत्न। दूसरे पर भैया कौन से हो जाएंगे? बोलो पद्म पुरस्कार। बोलो कौन से हो जाएंगे? पद्म पुरस्कार हो जाएंगे, जो कि कितने भागों में बटे होते हैं? 3। पहला तो कौन सा हो जाएगा? बोलो पद्म विभूषण हो जाएगा। भैया कौन सा हो जाएगा? पद्म भूषण हो जाएगा। और कौन सा हो जाएगा? पद्म श्री, है ना? तो ये पहला सर्वोच्च सम्मान, ये दूसरा भारत का सर्वोच्च सम्मान, ये तीसरा भारत का सर्वोच्च सम्मान, ये चौथा भारत का सर्वोच्च सम्मान हो जाएगा। अच्छा, आपसे पूछा जाएगा तो बताइए खेल में सबसे बड़ा सम्मान कौन सा हो जाएगा? खेल में हो जाएगा भैया कौन सा? हाँ जी, ये हो जाएगा मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार। खेल रत्न पुरस्कार ये पहला हो जाएगा। अच्छा, दूसरा कौन सा हो जाएगा भैया? दूसरा हो जाएगा अर्जुन पुरस्कार। बोलो कौन सा हो जाएगा? अर्जुन पुरस्कार हो जाएगा। ये दूसरा सर्वोच्च स्पोर्ट्स अवार्ड। ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं लगातार, याद रखना बच्चों। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। मलेशिया की मुद्रा क्या है? ओ भाई, मलेशिया की मुद्रा क्या है?
मलेशिया की मुद्रा हो जाएगी भैया रिंगित। बोलो क्या हो जाएगी? रिंगित हो जाएगी। बोलो क्या हो जाएगी? बोलो रिंगित हो जाएगी। वॉन, भैया वॉन किसकी मुद्रा हो जाएगी? वॉन हो जाएगी भैया किसकी? बोलो ये उत्तरी कोरिया। बोलो किसकी हो जाएगी? उत्तरी कोरिया की मुद्रा वॉन हो जाएगी। और किसकी हो जाएगी? बोलो उत्तरी एवं दक्षिणी कोरिया। समझ रहे हो? उत्तरी एवं दक्षिणी कोरिया की करेंसी क्या हो जाएंगी भैया? वॉन हो जाएगी। ठीक है। बहत, बहत बताओ भैया एशिया के ही किसी कंट्री की क्या है? करेंसी है बहत। बहत 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 बहत, हाँ ठीक 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 ठीक, बहत हो जाएगा आपका थाईलैंड। बोलो किसकी हो जाएगी? बोलो थाईलैंड की हो जाएगी। ठीक है, थाईलैंड की करेंसी हो जाएगी, बहत हो जाएगी। चलो आगे आओ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भारत में संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। इससे पहले 2015 से पूर्व किस दिवस के रूप में मनाया जाता था? हाँ भाई, देखो गांधी जयंती तो होगा नहीं, गणतंत्र दिवस होगा नहीं, अब बचा क्या? अब स्वतंत्रता दिवस भी नहीं होगा। ये तो इतना तो जानते हो ना भाई, गणतंत्र दिवस भैया कब मनाया जाता है? 26 जनवरी, है ना? 26 जनवरी। अच्छा, स्वतंत्रता दिवस भैया कब मनाया जाता है? बोलो 15 अगस्त, है ना? अच्छा, ये कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर। अब बचा क्या आपके पास? एक ही बचा। बहुत इजीली आप इसका आंसर लगाते हो। विधि दिवस, राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था। कब? 2015 से पहले। और ये क्वेश्चन ना 2015 वाला क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन भैया, ये वाला क्वेश्चन बच्चों यूपीपी और किसकी बात में कर रहा हूं? कांस्टेबल की ही बात कर रहा हूं अभी। ये आपसे 2019 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और ये क्वेश्चन आपसे 2024 में भी पूछा जा चुका है। ये बात आप विशेष तौर से ध्यान रखेंगे। आगे, बाकिम चंद्र चटर्जी का प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ, जिसे वंदे मातरम से लिया गया है, किस ऐतिहासिक विद्रोह पर आधारित है? भैया ये तो सब कर लेते हैं, है ना? बाकिम चंद्र चटर्जी का जो प्रसिद्ध उपन्यास है, कहां से लिया गया है? वंदे मातरम कहां से लिया गया? आनंद मठ से। लेकिन किस विद्रोह से संबंधित है भैया? ये एक सन्यासी विद्रोह से। बोलो किससे है? सन्यासी विद्रोह से संबंधित है। समझ रहे हो ना? सिपाही विद्रोह भैया, नील विद्रोह भैया कहां? बंगाल में। नील की खेती के लिए अंग्रेजों ने किसानों को फोर्सली नील उगवाया था। ठीक है, नील दर्पण इसका नील के किसानों की एक बहुत बड़ी दुर्दशा भी आपको देखने को मिलती है। संथाल विद्रोह भी आपका एक बहुत महत्वपूर्ण विद्रोह के रूप में जाना जाता है। आगे 93, डेटा डिडलिंग साइबर अपराध का क्या अर्थ है? डेटा डिडलिंग के बारे में बात करेंगे। देखो, ये डेटा चोरी करना ये डिडलिंग का काम नहीं है। डेटा चोरी करना काम है डिडलिंग का, लेकिन वो एक कॉमन सी बात हो जाती है, इसलिए उसमें डाटा चोरी नहीं आएगा, है ना? आवाज रिकॉर्ड करना ये डेटा डिडलिंग का कार्य नहीं है। हार्डवेयर को नष्ट करना, नष्ट नहीं भैया। देखो ये जो जितने भी डिडलिंग हो गया, स्ट्रॉन हो गया, हॉर्न हो गया, ये डाटा चोरी करने का काम करते हैं। ठीक है, तो चोरी डाटा चोरी करने का काम तो करते हैं, लेकिन केवल यही नहीं करते, आगे भी उसमें और भी सारी चीजें दे रखी है। कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किए जाने से ठीक पहले कच्चे डेटा को बदलना और प्रोसेसिंग के बाद उसे वापस बदल देना। मतलब कच्चा डेटा को बदला, उसे कॉपी किया, फिर उसको बदल के फिर उसको उसमें रख दिया, और जो बदल करके जो कॉपी करना था, कॉपी करके उसको डाटा चोरी करने के लिए दे देता है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है, आप जैसे मैं आपको कैसे समझाऊं, इसने मतलब ये सॉफ्टवेयर डिडलिंग में क्या होता है? डाटा चोरी किया, कंप्यूटर में पहुंचा, कंप्यूटर में जो फाइल थी उसको चेंज किया, है ना? कच्चे डाटा को उसे कॉपी किया, फिर उसको अन्य फाइल में बदल दिया, और जो कॉपी किया उसे जो डिडलिंग के रूप में, चोरी के रूप में ये प्रोवाइड करा देता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे आओ भैया। हाँ, डार्क वेव तक पहुंचने के लिए किस विशेष ब्राउजर का उपयोग किया जाता है भैया? डार्क वेब, तो उसके लिए कौन सा? बोलो टॉर। बोलो कौन सा? टॉर एक किसका उपयोग किया जाता है? बोलो ब्राउजर का। ठीक है, बहुत बेहतरीन कौन सा आंसर है बच्चों? ध्यान रखना, टॉर का उपयोग किया जाता है। आगे आ जाएगा भैया, कौन सा? सोशल मीडिया पर हैशटैग का उपयोग का विचार सबसे पहले 2007 में किस प्लेटफॉर्म पर क्रिस मैसना द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो भैया ये जो ना हैशटैग लेकर लगा करके कैंपेन चलाना, ये किसका है भैया? ट्विटर का। बोलो किसका? ट्विटर का, जिसे आज क्या कहा जाता है? एक्स कहा जाता है। बोलो क्या कहा जाता है? एक्स कहा जाता है।
तो ट्विटर पर भैया हैशटैग लगा करके कैंपेन चलाए गए थे, है ना। एनक्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप सिग्नल की स्थापना किसने की थी? जो पहले व्हाट्सएप के सह संस्थापक हैं। संस्थापक नहीं, सह का मतलब है सहयोगी संस्थापक हैं। मार्क जुकरबर्ग, ब्रायन एक्टन, है ना, एलन मस्क, पावेल डुवेरो। ठीक है, तो भैया देखो मार्क जुकरबर्ग और एलन मस्क, इन दोनों को निकाल दीजिएगा। अब आपका ब्रायन एक्टन हुआ या फिर पावेल डुरोव हुआ? क्वेश्चन नंबर 96, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बताइएगा। तो भैया इसमें आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसमें आंसर हो जाएगा, हाँ ये हो जाएगा ब्रायन एक्टन। बोलो कौन हो जाएगा? ब्रायन एक्टन ने किसकी स्थापना की? बोलो भाई, जो पहले व्हाट्सएप के सह संस्थापक ही रहे हैं। ठीक है, एनक्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप सिग्नल का भी आविष्कार इनके द्वारा किया गया था। किस देश ने 2024 को ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में 90% से अधिक जेंडर गैप को भरकर नेतृत्व किया? मतलब ये सीधा सीधा क्वेश्चन घुमा रहा है। जेंडर गैप जो होता है ना, जेंडर गैप का मतलब महिला पुरुष इनके बीच का जो अंतर का जो भेदभाव होता है, इन सबको खत्म करके भाई किस देश ने इसमें टॉप 90% से अधिक इस गैप को खत्म करने के पीछे पहला स्थान प्राप्त किया है? भैया वो कौन सा हो जाएगा? आइसलैंड। बोलो कौन सा हो जाएगा? आइसलैंड हो जाएगा। 2024 का क्वेश्चन है, जेंडर गैप। समझ रहे हो? थोड़ा सा इसका जो ना जो जेंडर गैप का डाटा है ना, थोड़ा सा लेट ही निकल के आता है, ध्यान रखना इस बात को। आगे आइएगा, क्वेश्चन नंबर 98। ग्रामीण युवाओं के लिए स्वरोजगार प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या था? है ना, देखो स्वरोजगार, आप देखो शब्द को पकड़िएगा, स्वरोजगार, खुद ही वो रोजगार पैदा करें। भैया उन्हें स्किल्ड बना दो, उन्हें स्किल्ड बना दो। स्किल्ड का मतलब है उनके अंदर इतना टैलेंट, कौशल कूट कूट करके भर दीजिएगा जो अपने आप ही रोजगार उन्हें मिल जाए। तो अब इसमें देखिएगा, स्वरोजगार, ग्रामीण क्षेत्रों में मुफ्त शिक्षा प्रदान करना। रोजगार की बात कर रहे हो, अब शिक्षा की बात कर रहे हो, तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता मेरे भाई, है ना। गांव में बुनियादी ढांचे का निर्माण करना। भाई स्किल्ड देकर के बुनियादी ढांचे का क्या मतलब बनता है? एक कोऑपरेटिव नेचर में आता है वो तो। नेक्स्ट क्या कह रहा है? किसानों का ऋण प्रदान करना। अब भाई स्वरोजगार देने के लिए किसानों को ऋण थोड़ी दे रहे हो, स्वरोजगार, बड़ा नॉर्मल सी बात सोचिएगा। अब आपके पास भैया एक ही ऑप्शन बता, बेरोजगारी से निपटने के लिए ग्रामीण युवाओं को कौशल को उन्नत करना। भाई युवाओं को स्किल्ड करना ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें और वो स्किल्ड होकर के अपनी इन रोजगार पा सकें। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। आगे, वहाबी आंदोलन सैयद अहमद द्वारा शुरू किया गया था। जो थे एक, देखो वहाबी आंदोलन ना, ये रायबरेली वाले रीजन में किसके द्वारा शुरू किया गया था? बोलो, हाँ आंदोलन, ये एक धार्मिक सुधार आंदोलन है। कौन सा? बोलो वहाबी आंदोलन सैयद अहमद का। धार्मिक सुधार आंदोलन यानी मुस्लिम धर्म में कुरीतियों को दूर करने के लिए ये आंदोलन लाया गया था। ठीक है, हाँ, तो अमृतसर, झांसी, वो वहां नहीं आ जाएगा। आगे, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक की लेखा परीक्षण रिपोर्ट से संबंधित है? अब यहां तुमने इस क्वेश्चन को ना, मैं बता रहा हूं 90% बच्चे तुरंत गलत करेंगे इसको। वो देखेंगे के किसमें 148, कैग 148, कैग 148, इतना ही पढ़ेंगे, वो आगे पढ़ेंगे नहीं। वो बात कर रहा है रिपोर्ट की, रिपोर्ट 148 में है ही नहीं, समझ रहे हो ना। वो बात कर रहा है रिपोर्ट की, तो रिपोर्ट पढ़नी है मेरे भाई। यहां तक लेखा परीक्षण रिपोर्ट संबंधी, यहां मेन ऑब्जेक्ट इसका रिपोर्ट से संबंधित बात कर रहा है। रिपोर्ट से संबंधित यहां आना चाहिए था भाई। अगर कैग की बात करते तो 48 में होता, भैया रिपोर्ट आ जाएगा 151 में रिपोर्ट। ठीक है, अच्छा, मालिका परीक्षक, अगर इसकी बात करेंगे भैया, ये रिपोर्ट किसको देता है? भैया ये रिपोर्ट देगा किसको? बोलो राष्ट्रपति को। ठीक है, राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को कहां रखेगा? बोलो संसद के समक्ष। कहां रखेगा? संसद के समक्ष राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को रखेगा। आगे आओ, 101। निम्नलिखित झीलों में से किस झील को भारत में एकमात्र तैरता हुआ द्वीप? देखो, एक आपने सुना होगा, एक फ्लोटिंग पार्क। ठीक है, तो आपने एक शब्द सुना होगा, बोलो कौन सा? तैरता हुआ पार्क। कौन सा? बोलो तैरता हुआ पार्क। तैरता हुआ पार्क जो होता है भैया, इसे क्या कहा जाता है? ये हो जाएगा केबुल लामजाओ। केबुल लामजाओ भैया, ये एक तैरता हुआ पार्क है। और ये कहां है केबुल लामजाओ पार्क? भैया ये हो जाएगा भैया आपका लोकटक झील। बोलो कौन सा? लोकटक झील हो जाएगा। और ये लोकटक झील तैरता हुआ पार्क, इसमें राज्य का नाम नहीं दे रखा भैया, ये पड़ेगा कहां? बोलो मणिपुर।
बोलो कहाँ? ये मणिपुर में तैरता हुआ पार्क है। चिल्का झील सुन लो भैया, ये क्या हो जाएगा? भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की क्या हो जाएगा? बोलो झील हो जाएगा, चिल्का झील हो जाएगा। ठीक है, पुलिकट झील भैया कहाँ है? जल्दी से बताओ बच्चों, ये कहाँ हो जाएगा? बोलो आंध्र प्रदेश, है ना, बॉर्डर पर है, आप समझ रहे होंगे। यही है भैया क्या? इसरो। ठीक है, इसरो, कोलेरू आदि आदि झीलें। आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन। 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? सुन लो भैया बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, यह हुआ था बर्मिंघम में। ठीक है, बर्मिंघम मेरे भाई कहाँ पड़ता है? बोलो ब्रिटेन। बोलो कहाँ पड़ता है? ब्रिटेन। तो आपको याद रखना है 2026 में। ठीक है, 2026 में कहाँ होता है? ग्लासगो। ठीक है, और ये भैया कहाँ पड़ेगा? बोलो स्कॉटलैंड। बोलो कहाँ? स्कॉटलैंड में होने वाला है 2026। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा, है ना। ग्लासगो स्कॉटलैंड में। अच्छा मैंने गलत लिख दिया, चलो कोई बात नहीं, तो दूसरा लिख लीजिएगा, मैं यही लिखे दे रहा हूं। ये लो 2026 में, और कहां पड़ता है? बोलो स्कॉटलैंड में। ऐसे समझ लो, आगे आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तब हुई थी दिसंबर 1985 में। बॉम्बे में देश भर के प्रतिनिधियों की बैठक हुई थी। बिल्कुल भैया, कितने प्रतिनिधि थे उसमें? थे मेरे बच्चों, मेरे भाई, कितने? बोलो 72। कितने रिप्रेजेंटेटिव हुआ करते थे? बोलो 72 हुआ करते थे। समझ रहे हो? कांग्रेस की स्थापना, ठीक है, कहाँ हुई थी? बोलो मुंबई। बोलो कहाँ हुई थी? मुंबई में। ठीक है, कहाँ? गोपाल दास तेजपाल नीरज एक विश्वविद्यालय हुआ करता था। ठीक है, अच्छा फाउंडर कौन थे? है ना, एओ ह्यूम, है ना, पहले अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। ये सारी बातें कांग्रेस में बच्चों आपको पता ही होनी चाहिए। 11 ऑक्टेवियन ह्यूम हो जाएगा। 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता मिली थी, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? देखो सुनो, 1945 में, ये बात ध्यान रखिएगा, 1945 में कहाँ? बोलो ब्रिटेन में। बोलो क्या होते हैं? बोलो ब्रिटेन में मेरे भैया चुनाव होते हैं। क्या होते हैं? चुनाव होते हैं। इन चुनाव में बात करें तो भैया दो पार्टी हुआ करती थी। एक कौन सी पार्टी हुआ करती थी? लेबर। और एक पार्टी कौन सी हुआ करती थी? कंजर्वेटिव। बोलो कौन सी? कंजर्वेटिव। ठीक है, कंजर्वेटिव। लेबर पार्टी के बारे में बात करें तो यहां से कौन हुआ करता था? यहां से क्लीमेट एटली। कौन? क्लीमेट एटली हुआ करते थे। और यहां कौन हुआ करता था? यहां भाई साहब एक गुस्सैल आदमी, ब्रस्टिन चर्चिल। बोलो कौन हो जाएगा? ब्रस्टिन चर्चिल। बोलो कौन हो जाएगा? ब्रस्टिन चर्चिल। चुनाव कौन जीता? क्लीमेट एटली। तो भैया ऑप्शन कौन हो जाएगा? बताओ बच्चों, क्लीमेट एटली। ये उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे 1947 तक। 1947 तक ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, आइए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन 105। भारतीय पैरा एथलीट पारुल परमार किस खेल से संबंधित हैं? पारुल परमार क्या खेलती हैं भैया? ये क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा है। पारुल परमार किससे संबंधित हैं भाई? बताओ बच्चों। हाँ, पारुल परमार भैया पैरा एथलीट हैं, और बच्चों वो खेलती हैं, बच्चा क्या? बैडमिंटन खेलती हैं। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आएगा, निम्नलिखित में से किसके पास किसी राज्य की विधानसभा को भंग करने की शक्ति है? ठीक है, मतलब किसी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है बाय स्टेट गवर्नर। बोलो कौन करेगा मेरे भाई? ये करेगा राज्य का राज्यपाल। बोलो कौन करेगा? राज्य का राज्यपाल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है। और ध्यान रखना, ये भैया उसका अधिकार है। ये उसका क्या है? अधिकार। और ये कैसा अधिकार है उसका? स्वविवेक। बोलो किसका है? स्वविवेक का अधिकार है, यानी स्वविवेक का अधिकार है उसका। ऑप्शन नंबर बच्चों क्या आ जाएगा? हाँ भाई, उच्च न्यायालय राज्य के राज्यपाल द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। दाढ़ी बढ़ाने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग? दाढ़ी बढ़ाने के लिए नहीं, बनाने के लिए, सेविंग बनाने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? बहुत पुराना क्वेश्चन है, लगातार क्वेश्चन यहां से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें देखो, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, है ना। तो बच्चों इसमें क्या हो जाएगा?
कॉनकेव मिरर हो जाएगा, मतलब अवतल दर्पण। बोलो कौन सा हो जाएगा? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, निम्नलिखित में से कौन विश्वनाथ आनंद के बाद भारत का दूसरा ग्रैंड मास्टर, विश्वनाथ आनंद समझ रहे हो, उनके बाद दूसरा क्या रहे हैं भैया? हाँ, ग्रैंड मास्टर। ग्रैंड मास्टर से अब क्वेश्चंस बनने लगे भैया, वो कौन हो जाएंगे? हाँ, दिव्येंदु बरुआ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बोलो बी हो जाएगा। ठीक है, आगे 109 क्वेश्चन क्या कर, भारतीय संविधान में मूलतः अनुच्छेद शामिल थे। मूलतः का बारे में बात करें तो भैया 395, बोलो कितने? 395 अनुच्छेद यहां मूलतः थे। ठीक है, अच्छा यहां से बात करेंगे तो भैया वर्तमान की बात करेंगे। ठीक है, वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं? लगभग मैं बता रहा हूं आपको, लिखे दे रहा हूं बच्चों, लगभग कितने बैठेंगे? 474 के समथिंग बैठेंगे। अच्छा बात करेंगे भैया किसकी? अनुसूची। बोलो किसकी बात करेंगे? अनुसूची की बात करेंगे। जब संविधान बना था तब कितनी हुआ करती थी? 8 मूल संविधान में, और लेकिन बात करेंगे किसकी? वर्तमान की, तो वर्तमान में कितनी हो जाएंगी? बोलो 12। अच्छा यहां से बात करेंगे, बोलो किसकी? पार्ट की बात करेंगे। जब बना था पार्ट हुआ करते थे 22, लेकिन वर्तमान में कितने? बोलो 25 पार्ट कॉन्स्टिट्यूशंस में हो जाएंगे। आगे बात करेंगे भैया क्वेश्चन नंबर कौन सा? 110। गुजरात में रानी का बाव, जिसे आधिकारिक तौर पर रानी की बाव के नाम से जाना जाता है, किस नदी के किनारे है? यहां आप गलती करोगे, बहुत छुपी हुई नदी है भैया। कौन सी? सरस्वती। बोलो कौन सी? सरस्वती। आप लगाओगे कौन सा? ताप्ती लगाओगे, नर्मदा लगाओगे, लेकिन भैया वो सरस्वती नदी के किनारे है। ठीक है, आगे आ जाएगा। 1947 से 1991 के दौरान प्राथमिक क्षेत्र में असमान क्षेत्रीय विकास देखा गया। हरित क्रांति से किस क्षेत्र का सबसे अधिक विकास हुआ? अब यहां क्वेश्चन तुम कुछ मत पढ़ो, यहां मेरे भाई, मेरे बच्चों, मेरे दोस्त, मेरे भाई कुछ मत पढ़ो, मेरी बहन इतना पढ़ लो, हरित क्रांति से किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा विकास हुआ? भाई पंजाब वाले क्षेत्र में विकास हुआ था, तो उत्तरी पश्चिमी प्रांत में हुआ था, उत्तर पश्चिम में सबसे ज्यादा विकास हुआ था। ठीक है, पंजाब में इसका सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिला था। आगे 112 मई 2025 में बिहार में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का शुभंकर क्या है? लो भैया 2025 का शुभंकर भैया ये क्या है? गजा सिम्हा। बोलो क्या? गजा सिम्हा, ये उसका शुभंकर हुआ करता था। आगे बात करते हैं, आगे क्या कह रहा है? एशियाई खेलों का प्रतीक क्या है? वाह भैया, एशियाई खेलों का प्रतीक क्या है भैया? एशियाई खेलों का प्रतीक है चमकता हुआ सूरज। बोलो क्या? चमकता हुआ सूरज एशियाई खेलों का क्या हो जाएगा? प्रतीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बोलो प्रतीक हो जाएगा, चमकता हुआ सूरज। अब भैया यहां थोड़ी मेरी बात सुन लीजिएगा, अब बच्चों मेरी बात सुन लीजिएगा। अगर हम बात करेंगे जीएस की, बोलो किसकी बात करेंगे मेरे भाई? अगर हम बात करेंगे, बोलो किसकी? जनरल स्टडी की। बोलो किसकी बात करेंगे? जनरल स्टडी की। आपने क्वेश्चंस कितने लगाए? 38। बोलो कितने क्वेश्चंस लगाए? 38। यहां से अगर हम बात करेंगे तो यहां से बात करेंगे आपका औसत स्कोर मेरे भाई कितना होना चाहिए? 38 में से अगर मेरे भाई आप एवरेज 25 प्लस यहां आपने किया तो ये आपका एवरेज स्कोर है। बोलो क्या है? एवरेज स्कोर कितना हो जाएगा? 25। अच्छा भैया, अच्छा कितना माना जाएगा? समझ रहे हो ना? अच्छा स्कोर कितना माना जाएगा? अच्छा माना जाएगा 30 प्लस माना जाएगा, 30 प्लस माना जाएगा। अगर कम से कम की बात करोगे, कम से कम आपका स्कोर कितना रहना चाहिए? कम से कम स्कोर मेरे भाई 20 और 20 प्लस होना चाहिए। ठीक है, एवरेज 25 माना जाएगा, 25 या 26 माना जाएगा। तो इस मॉक के अकॉर्डिंग मैं आपसे बात कर रहा हूं, अगर इतना स्कोर आपका 25 स्कोर लेके आ रहे हैं ना, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आप पेपर में 30 प्लस क्वेश्चन सॉल्व करोगे। अगर यहां 20 लेकर के आ रहे हो तो मैं आपको ये विश्वास दिला रहा हूं, आप मेरी बात पर यकीन रखिएगा, आप 26 से 27 क्वेश्चंस आप पेपर में सॉल्व करोगे। अगर यहां 20 प्लस स्कोर कर पा रहे हो, 30 प्लस स्कोर कर पा रहे हो, तो मेरे बच्चों समझ लीजिएगा 35 प्लस आपका स्कोर मॉक में जाने वाला है। ठीक है, तो मैंने औसत स्कोर 25 बताया है ना, अच्छा स्कोर 30 प्लस मैंने आपको बताया,
कम से कम आपके 20 स्कोर होना चाहिए, एवरेज है। अगर आप पेपर की बात करोगे, यहां अगर हम बात करेंगे, बोले किसकी, पेपर की, मैं थोड़ा सा बता दूं मेरे भाई, यहां अगर वास्तविक पेपर में मैं आपको एक आइडिया लगा रहा हूं, तो यहां कितना 25 आप स्कोर कर पा रहे हो ना, तो भाई वहां आपका 30 प्लस जाएगा। 30 वहां कर पा रहे हो ना, तो आपका 35 प्लस यहां से जाने वाला है। और यहां आपका समझ लीजिएगा, यहां स्कोर आपका 20 है ना, तो यहां आपका 30 तक स्कोर जा सकता है। ठीक है, तो बच्चा थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ें, तैयारी करें और अपने आप को एंजॉय करें। प्रेशर बिल्कुल ना लें, टेंशन लेगा पड़ोसी, आपको चाहिए सिलेक्शन। ठीक है, बाय, टेक केयर। जय हिंद प्यारे साथियों, तो स्वागत है आप सभी का मोक्ष टेस्ट संख्या बेटा 116 के सॉल्यूशन में। तो चलिए, सेवक का बेटा स्त्रीलिंग पूछा हमसे। सेवक का स्त्रीलिंग क्या है? सेवक का स्त्रीलिंग क्या है? तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमारा सेवक का जो स्त्रीलिंग है वो क्या हो जाता है? हमारा सेविका। तो बेटा जो सेविका का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा बेटा? हमारे यहाँ पे सेविका। सेवक का स्त्रीलिंग बेटा सेविका। इसके बाद सरताज शब्द में उपसर्ग छांटिए। सरताज उपसर्ग में, तो सर माने होता है मुख्य, ताज। सरताज में बेटा जो सर माने क्या होता है बेटा? मुख्य। तो यहाँ पे सही मेरा ऑप्शन होगा बेटा मुख्य, सरताज। हमारा क्या बेटा? सरताज हमारा मुख्य हो गया। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तो तत्सम जो शब्द है बेटा बेटा है मेरा अंगरक्षक। और बेटा इसका हमारा होता है क्या? इसका जो तद्भव हमारा होता है वो होता है बेटा अंगरखा। अंगरखा। अंग प्रोच्छा, अंगोछा। अटारी, अट्टालिका। कुकुरमुत्ता हमसे पूछा है। कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, तुलसीदास। तो किसकी रचना है ये बेटा? निराला जी की रचना है। ये तीनों हमारी किसकी? निराला जी की रचना है। और इसमें बेटा तुलसीदास तुम्हारी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है हमारी, इनकी, निराला जी की। आशिक शब्द में सही प्रत्यय है, चुने। तो आशिक शब्द में जो बेटा, तो आस में एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? आशिक। तो यहाँ पे एक, यहाँ पे मेरा सही प्रत्यय है। और इसके बाद प्यारे बच्चों, तो देखिए इस चिन्ह का नाम है। तो देखिए कौन सा ये चिन्ह पूछा बेटा, बहुत ध्यान से समझना, यहाँ गलती मत कर देना, कहोगे सर ये क्या, ये तो आपका बताने के लिए ये इस चिन्ह के बारे में पूछा है। इस चिन्ह का नाम क्या है? इस चिन्ह के बारे में पूछा है। ये तो क्या, एक दर्शाने के लिए अवतरण चिन्ह का प्रयोग यहाँ पे कर दिया है, तो कंफ्यूजन हो जाए आपको। तो इसे कहते हैं बेटा क्या? अल्प विराम, कॉमा। क्या कहेंगे वैसे? कॉमा, अल्प विराम। भारत शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो देखिए भारत जो शब्द है, भारत एक ही है, देश है, देश में जातिवाचक, देश में से एक जे, तो एक देश। और बेटा वो कौन सा देश? भारत देश। तो कौन सा हो गया बेटा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हमारी हो गई। कौन सी हो गई? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? स्त्रीलिंग कौन सा है? तो देखिए लेख, स्पर्श, दुख। तो बेटा स्त्रीलिंग हमारा कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? हो जाएगा हमारे यहाँ पर बेटा गरिमा। कौन सा हो जाएगा बेटा? गरिमा स्त्रीलिंग हो जाएगा। इसके बाद चूड़ियां अच्छी थी वाक्य में कौन सी क्रिया है? वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो देखिए यहाँ पर जो क्रिया हमें मिल रही है वो एक ही मिल रही है। क्रिया हमें यहाँ पे एक ही मिल रही है। और क्या ये क्रिया थी? सहायक क्रिया। और सहायक क्रिया को क्या नाम देते हैं हम? योजक क्रिया। क्या नाम देते हैं हम? योजक क्रिया कहते हैं हम इसे। क्या बोलते हैं हम इसे? योजक क्रिया कहते हैं। तो चाहे थोड़ा सा सुधार इसमें कर सकते हैं हम, क्या? और वो ये है थी, तो यहाँ पे जोड़ सकते हैं हम थी। वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो कौन सी बेटा? हमारी योजक क्रिया में से कहते हैं। मोहन तुमसे चौगुना काम करता है। चौगुना, चौगुना आ गया। देखिए यहाँ पे क्या आ गया बेटा? चौगुना। चौगुना का मतलब क्या है बेटा? यहाँ पर हमारा आवृत्तिवाचक। कौन सा हो गया बेटा? यहाँ पर हमारा आवृत्तिवाचक हो गया। चौगुना काम करता है अर्थात बेटा आवृत्तिवाचक। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ताजे गन्ने का रस यहाँ बिकता है, यहाँ ताजे गन्ने का रस बिकता है, यहाँ गन्ने का ताजा रस बिकता है, यहाँ गन्ने का रस यहाँ बिकती है नहीं। तो क्या होगा? यहाँ गन्ने का ताजा रस बिकता है। क्या बेटा? यहाँ पर गन्ने का ताजा रस बिकता है। समुच्चय बोधक को कहते हैं। समुच्चय बोधक किसे कहते हैं हम? तो बेटा समुच्चय बोधक हम कहते हैं अविकारी शब्द को। किसको कहते हैं हम? अविकारी शब्द को हम समुच्चय बोधक कहते हैं। सदा सच बोलना चाहिए। सदा कैसा बोलना चाहिए बेटा?
सच बोलना चाहिए हमसे पूछा गया है। क्या कह सकते हैं क्या? इच्छावाचक कौन सा हो जाएगा बेटा हमारे यहाँ पर? ये हो जाएगा इच्छावाचक वाक्य। कैसा ये? इच्छावाचक। क्या? इच्छा, आशीर्वाद, अनुमति, ये किस में आते हैं? इच्छावाचक में। हमारी इच्छा है क्या? सदा सच बोलना चाहिए, इच्छावाचक। देखिए यहाँ किसी को लगे ना बेटा यहाँ पर क्या आज्ञावाचक, तो होगा सदा सच बोलो, ध्यान रखना। अभ्यंतर का विलोम क्या होगा? तो बेटा अभ्यंतर का विलोम होगा यहाँ पे हमारा भाई। अभ्यंतर का विलोम क्या होगा बेटा? यहाँ पे हमारा भाई। अभ्यंतर अंदर, भाई यानी भीतर। दिवा का विलोम शब्द, दिवा माने दिवस, और क्या होगा हमारा इसका? रात्रि। क्या हो जाएगा हमारा इसका? हो जाएगा बेटा रात्रि। दिए गए वाक्यांश के लिए विकल्प स्वरूप 4 शब्द दिए गए हैं। अर्थ की दृष्टि से सही विकल्प का चयन कीजिए। पहाड़ के ऊपर समतल भूमि, जो पहाड़ के ऊपर समतल भूमि होती है उसे क्या बोलते हैं? दिए गए वाक्यांश के लिए विकल्प स्वरूप 4 शब्द दिए गए हैं। तो यहाँ पे क्या होगा इसका? आदित्य का। क्या होगा इसका बेटा? आदित्य का हमारे यहाँ पे होता है। नवयुवक में समास है। नवयुवक की विशेषता क्या होगी बेटा? नया है जो युवक। तो कौन सा समास हो गया बेटा? कर्मधारय समास। समास कौन सा हो गया बेटा हमारे यहाँ पर? कर्मधारय समास। इसका पुस्तक शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो देखिए पुस्तक आकारांत स्त्रीलिंग है, तो क्या हो जाएगा? पुस्तकें। क्या हो जाएगा यहाँ पर इसका? पुस्तकें। पुस्तकें हो जाएगा हमारे यहाँ पर। चलिए, विद्यार्थी उदाहरण है गुण संधि का, वृद्धि संधि का, दीर्घ संधि का, यड़ संधि का। तो विद्या प्लस अर्थी, आ और आ मिलके बड़ा, तो क्या हो गया? ये हमारा हो गया बेटा दीर्घ संधि का उदाहरण हो गया हमारा। कर्म ही पूजा है, वाक्य में ही क्या है? कर्म ही पूजा है, जिसमें वाक्य में ही, देखिए यहाँ संज्ञा है नहीं, सर्वनाम है नहीं, क्रिया है नहीं, विशेषण है नहीं, तो क्या हो गया बेटा यहाँ पर? अव्यय शब्द। और क्या ये निपात है? कर्म पूजा है, अब मैं कहूँ कर्म ही पूजा है, अर्थात क्या एक विशेष बल पड़ गया। निपात, निपात किस में आते हमारे? अव्यय की श्रेणी में। मुंह फेरना, मुंह फेरना मुहावरे का अर्थ है। मुंह फेरना मुहावरे का अर्थ है, ये हमसे पूछा है। तो मुंह फेरना मतलब क्या होता है? साथ छोड़ देना। क्या होता है बेटा? साथ छोड़ देना। इनमें से मैथिली शरणगुप्त की रचना नहीं है। देखिए जयद्रथ यशोधरा भारत भारती क्या है? प्रेम पथिक। कौन सी नहीं बेटा? प्रेम पथिक। ये किसकी बेटा? रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। किसकी है? प्रेम पथिक किसकी बेटा? रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है ये। जल्दी शब्द किस प्रकार का है? तो मैं कहूँ जल्दी चलो, जल्दी खाओ, जल्दी पढ़ो, जल्दी सो जाओ, तो कौन सा? क्रिया की विशेषता। तो क्या हो गया ये? क्रिया विशेषण शब्द। पाहन का पर्यायवाची शब्द है। पाहन किसे कहते हैं बेटा? पाहन हम कहते हैं पत्थर को। पाहन किसे कहते हैं बेटा? हम पत्थर को कहते हैं। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती है? तो बेटा चौपाई छंद के जो प्रत्येक चरण में होती है कितनी? 16 मात्राएं होती हैं। कितनी होती है बेटा? 16 मात्राएं हमारी होती हैं। चारु चंद्र की चंचल किरणें, तो क्या हो गया बेटा यहाँ पर? च की आवृत्ति हो गई, तो यहाँ पे क्या हो गया? अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार हो गया बेटा यहाँ पर हमारा? अनुप्रास अलंकार। वर्णमाला में वर्णमाला में कुल कितने व्यंजन होते हैं? कुल कितने व्यंजन होते हैं? तो बेटा यहाँ पर देखिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, अब हमें एक ही मिल रहा है, तो हमें होगा 33। कितने होते हैं हमारे यहाँ पर? 33। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारे रहेंगे यहाँ पर 33। व्यंजन की संख्या कितनी हमारी? 33। लेकिन हमसे पूछा कुल व्यंजन, तो यार 33। अगर 39 होता तो हमारे कुल 39 कह सकते थे, 35 है, लेकिन 35 हमारे उच्चारण के आधार पर होते हैं। बात समझ आ गई? देखिए मंदिर और मंदिरा दो शब्द हैं, इनका अर्थ अलग अलग है। शब्द युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा होगा? तो बेटा इसका होगा सी। मंदिर माने देवालय, मंदिरा माने मंदिरा माने क्या होता है? जहां घोड़ों को बांधा जाता है, घुड़साल। किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं?
दो किस समास के दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ बनाते हैं, तो बेटा हम उसे क्या बोलते हैं? हम उसे कहते हैं बेटा बहुब्रीहि समास। उसे क्या कहते हैं हम? उसे हम कहते हैं बहुब्रीहि समास। श्रृंगार रस का स्थायी भाव का नाम बताओ। तो श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है उसे क्या कहते हैं? रति। करुण रस का होता है बेटा शोक। भय किसका होता है? भयानक का। वीर रस का उत्साह। हास्य, हास्य किसका होता है? हास्य रस का। वैदेही वनवास, वैदेही वनवास किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की। और ध्यान रखना वैदेही वनवास में कुल जो सर्ग है हमारे, वो हमारे बेटा 18 सर्ग। और अयोध्या से उपाध्याय हरिवंश जी को ध्यान रखना आधुनिक काल का सूरदास कहा जाता है। सीमा ने मोहन को बुलाया, मैं कर्म कारक है, तो इसमें कर्म कारक क्या है बेटा? यहाँ कर्म कारक हो गया बेटा मोहन को। क्या बताया? मोहन को। चलिए देखते हैं यहाँ पर पूछा है सबसे प्राचीन वीरता कौन सी है? युद्ध वीरता के लिए किस प्रकार की प्राकृतिक अपेक्षित है? उत्कंठापूर्ण आनंद किसके अंतर्गत लिया जाता है? साहित्य मीमांसकों ने वीरता के कौन कौन से भेद किए हैं? और प्राचीन शब्द का विलोम कौन सा है? जिन कर्मों में किसी प्रकार का कष्ट या हानि सहने का साहस अपेक्षित होता है, उन सब के प्रति उत्कंठापूर्ण आनंद उत्साह के अंतर्गत लिया जाता है। देखिए एक क्वेश्चन तो मुझे लगता है यहां से मिलता है हमें। कौन सा? ये गलत सही है। एक क्वेश्चन तो बेटा हमें यहां से मिल रहा है। कष्ट या हानि के भेद के अनुसार उत्साह के भी भेद हो जाते हैं। साहित्य मीमांसकों ने इस दृष्टि से युद्धवीर, दानवीर और दयावीर इत्यादि भेद किए। इसमें सबसे प्राचीन प्रधान युद्ध वीरता है। तो ये क्वेश्चन तो यहाँ से तो क्लियर हो गया। तो मुझे सबसे प्राचीन वीरता कौन सी है? तो पहला ही होगा कि सबसे प्राचीन वीरता है सर युद्ध वीरता। दैट्स क्लियर। जिसमें आघात, पीड़ा या मृत्यु की परवाह नहीं रहती, इस प्रकार की वीरता का प्रायोजन अत्यंत प्राचीन काल से चला रहा है। जिसमें साहस और प्रयत्न, देखिए एक प्रश्न में यहां से मिल गया, जिसमें साहस और प्रयत्न की पहुंचते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया? सेकंड क्वेश्चन हमारा, युद्ध वीरता के लिए किस प्रकार की प्रकृति अपेक्षित है? तो देखिए यहां तक आ गया हमारा किस प्रकार की प्रकृति अपेक्षित है। तो देखो आ गया ना, अभी मैंने अंडरलाइन किया था। तो कौन कौन सी अपेक्षित है? ये हमारी होगी कौन सी? साहस, प्रयत्न, कष्ट सहने का धीरज। वह केवल कष्ट या पीड़ा सहन करने के साहस से ही उत्साह के रूप में स्फुरित नहीं होता, उसके साथ आनंदपूर्ण प्रयत्न या उसकी उत्कंठा का योग चाहिए। अगला प्रश्न क्या हमारा? उत्कंठापूर्ण आनंद किसके अंतर्गत लिया जाता है? तो उत्कंठापूर्ण आनंद देखो आगे यहाँ पर आ गया ना बेटा। देखो ये जो मैंने येलो लाइन कर दी है, तो क्या होगा? उत्कंठापूर्ण जो आनंद है आपका किसके अंतर्गत लिया जाता है? देखो बताया था एक आंसर में यहां से मिल रहा है, तो उत्साह के अंतर्गत। ये आंसर हमें यहां से मिल गया। एक साहित्य मीमांसकों ने वीरता के कौन कौन से भेद किए हैं? वीरता के कौन कौन से भेद कर दिए हैं? तो साहित्य मीमांसकों ने वीरता के भेद कर दिए हैं। देखो वहीं से दिया है हमारा युद्धवीर, दानवीर और दयावीर। युद्धवीर, दानवीर और दयावीर। और इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्राचीन शब्द देखो उसमें आया पैराग्राफ में हमारा प्राचीन। प्राचीन का हमारा प्राचीन शब्द है, देखना प्राचीन कोई और अर्थ नहीं निकल रहा है यहाँ से। प्राचीन, अब क्या मेरा प्राचीन ये आ गया। तो प्राचीन का पूछा, प्राचीन काल यानी पुराने समय की बात जो हो रही है। तो प्राचीन का यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो बेटा प्राचीन का यहाँ हो जाएगा बेटा अर्वाचीन। तो मेरे प्यारे बच्चों इसी के साथ ही आज के हम सॉल्यूशन को देते हैं बेटा यहीं पर विराम, और मिलते हैं अगले सॉल्यूशन के साथ। जय हिंद, जय श्री राम बेटा, राधे राधे। तो दोस्तों आप सभी ने सॉल्यूशन देख लिया होगा। यदि आप चाहते हैं कि ये सॉल्यूशन की प्रक्रिया हमारी जारी रहे, आपके एग्जाम तक रहे, तो जो हमारी टीम आपके लिए मेहनत कर रही है, संघर्ष कर रही है, एग्जाम ओरिएंटेड आपको कंटेंट प्रोवाइड करा रही है विद सॉल्यूशन, तो आप सभी का एक फर्ज बनता है कि आप सभी सबसे पहले अपना स्कोर कमेंट करें, और उसके साथ साथ कोई आपका सजेशन हो उसे भी आप कमेंट करें। जय हिंद।